एंड अगर आप आज के सेशन को बड़े ध्यान से एक कंसंट्रेशन के साथ अटेंड करोगे तो आपके वो जितने भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं वो सचमुच एक बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप आने वाले ये है कि 100 साल की लाइफ तक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। और एक छोटी सी चीज मैं और बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी टीम से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से एक्सपीरियंस के अंदर, नॉलेज के अंदर, एज के अंदर काफी बड़े हैं। आपके पास ऑलरेडी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होगा, अपनी एज का एक बहुत बड़ा नॉलेज ऑलरेडी आप होल्ड करते होंगे, बट अपना छोटा भाई समझ के हो सकता है दो चार बातें ऐसी हों यहाँ पे आपके विचार और मेरे विचार एक दूसरे के साथ मैच ना करें, तो थोड़ा सा उन चीजों को साइड पे करके जो भी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन लगेगी आप उसको उठाने की कोशिश करना। इसके बाद आपके मन के अंदर अगर कुछ क्वेश्चन एंड क्वेरीज रह जाते हैं तो आपके रिस्पेक्टेड आरएम के साथ, जेडएम के साथ बात करके आप उन क्वेश्चन एंड क्वेरीज के आंसर ले सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाए इस आज के सेशन के जरिए। ठीक है, तो मेरे पास जस्ट 45 to 50 मिनट का टाइम है, और इसके बाद आपको पता है कि लास्ट के अंदर हमें आप तक अगर वो लिंक पहुंचा होगा तो लिंक के ऊपर एक फोटो भी आपको नजर आई होगी कि एट द लास्ट इस मीटिंग के अंदर हम लोग कंपनी के जो सीटीओ हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर पवनप्रीत धालीवाल, उनको भी हमें सुनने का मौका मिलेगा। 10 से 15 मिनट कुछ कंपनी की कुछ चीजें हमें वो भी बताएंगे, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले कि जिस सिस्टम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ वो सिस्टम कितना स्ट्रांग है और उसके साथ मैं अपना फ्यूचर कैसे देख सकता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के एक साल के जो लास्ट ईयर का प्रोग्रेस चार्ट है उसके ऊपर नजर डालूंगा, और जितना कि मैंने इस चीज को समझा है, वैसे ये पीडीएफ भी आप सब तक कहीं ना कहीं से पहुंच चुकी होगी, जितना कि मैंने अबैकस को देखा है, जो लास्ट 1.8 ईयर का इनका प्रोग्रेस चार्ट है, उसके अंदर जो मैंने देखा है कि हमने एक अगर घर भी बनाना होता है तो उसके अंदर भी हमें 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त बड़े आराम से लग जाता है। लेकिन कंपनी ने जो प्रोग्रेस करी है 1.8 ईयर के अंदर, वो वाकई में लाजवाब है, और इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नवजोत सर का और इसके बाद पवनप्रीत सर का, जो हमेशा ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करते रहते हैं जस्ट कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आता हूं कंपनी की सबसे पहली स्लाइड, जिसके अंदर जब हम स्टार्टिंग के अंदर आए थे, बाकी देखिए पैरेलल भी हमारे एक दो डेटा के अंदर कंपनीज काम कर रही थी, बट वो डेटा के अंदर काम कर रही थी क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने डेटा एंड क्लाउड के आगे एक वर्ड लगाया, रियल डेटा रियल क्लाउड। अब ये रियल वर्ड जो फर्स्ट डे हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बताया कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी जस्ट डेटा एंड क्लाउड वर्ड को यूज करके जस्ट एक स्टोरी पे काम कर रहे हैं, बट हम लोग वैसे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली एक डेटा इंडस्ट्री के अंदर और क्लाउड सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास वो सिर्फ नेम नहीं है, हमारे पास रियल में डेटा है और डेटा सेंटर्स हैं, और हमारे पास रियल में क्लाउड सर्विसेज हैं, जो कि आज की डेट के अंदर आप सब तक पहुंच गए हैं अगर आपने ड्राइव ऐप को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट। सो अभी तक का जर्नी कंपनी का क्या रहा है, अगर टिल नाउ मैं बात करूं तो टिल नाउ कंपनी के अंदर मोर देन 600 एम्प्लॉइज, और ये आप अगर इसको देखोगे तो ये बहुत अच्छा जर्नी है और बहुत अच्छा सफर है। पिछले 1.8 ईयर के अंदर अगर आप किसी कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखोगे तो ये एक हाईली अप्रिशिएबल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जितना मैं मानता हूं। मोर देन 600 एम्प्लॉइज आज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, मोर देन 30,000 रीसेलर्स कंपनी के अंदर हैं। लास्ट ईयर का जो हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट रहा है फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज मोर देन 50 CR एंड मोर देन 10 टाइप्स, 10 टाइप से ज्यादा हम लोग वेंचर्स रन कर रहे हैं, यानी कि 10 टाइप से ज्यादा हम लोग प्लेटफॉर्म सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आज तक हमने अपने सारे वेंचर्स के जरिए मोर देन 1 मिलियन लाइफ्स को इंपैक्ट करा है, और 25 से ज्यादा हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, और 300 करोड़ से ज्यादा हमारा ग्रुप टर्नओवर है जो वो हो चुका है अभी तक कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद हम सब लोग हैं, मैं जानता हूं कि आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो जस्ट एज एन एसेट ओनर इस कंपनी के साथ जस्ट रेंट लेने के लिए नहीं जुड़े हुए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डीएसए मॉडल के अंदर भी काम कर रहे होंगे, एज ए सीपीवीएस के अंदर काम कर रहे होंगे। तो नाउ ऑनवर्ड्स हमें एक दिस टाइप का एक फॉर्मेट के रूप में एक एग्रीमेंट भी मिलने जा रहा है जो लोग डीएसए मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब अभी तक का हमारा, क्योंकि हम डेटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और जब भी आप किसी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर वर्ड बाद जो एक वर्ड आप यूज करते होंगे वो डेटा सेंटर वर्ड को आप जरूर यूज करते होंगे। तो डेटा सेंटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा अभी तक का प्रोग्रेस क्या रहा है वो थोड़ा सा देखना चाहेंगे। 10+ एज डेटा सेंटर्स आज हमारे मार्केट के अंदर लाइव हैं, जिनमें से 4 से 5 मैंने पर्सनली विजिट करे हुए हैं, जिसमें अंबाला है, संगरूर है, बरनाला है, तो ये मैंने पर्सनली विजिट करे हुए हैं। इसके बाद मैं बात करूं 14+ कोलोकेटेड डेटा सेंटर्स। कोलोकेटेड क्या होता है कि डेटा सेंटर किसी और का है और हमने उसके अंदर कुछ अपने सर्वर रखे हुए हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी सर्विस की नीड थी, तो एज पर दैट हमने अपने सर्वर किसी के डेटा सेंटर के अंदर लगाए हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोलोकेटेड डेटा सेंटर, यानी कि डेटा सेंटर जो शेयरिंग बेस पे होते हैं। इसके बाद टियर 3 के अंदर हमारे 4 डाटा सेंटर्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम मुंबई वाले डेटा सेंटर को लाइव करने वाले हैं। इसके बाद 3 की और भी लोकेशन फाइनल है, जो मानेसर है और बेंगलुरु के अंदर है, और इसके बाद मोहाली के अंदर है। इसके बाद
एक टायर 4 डेटा सेंटर है जो कि एमपी के अंदर बन रहा है, जिसके अंदर आपको पता है कि एमपी गवर्नमेंट ने हमें 200 एकड़ जो लैंड है वो लीज बेस पे दी हुई है, और वहां की बहुत सारी फोटोज आप सीनियर आपके पास अपने सीनियर्स के द्वारा पहुंची होंगी। वहां पे 4 दीवारी हो गई है, कंपनी का ऑफिस वहां पे बनना शुरू हो गया है, तो वहां पे काम स्टार्ट है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे हमारे अपकमिंग पीओपीज हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। नेक्स्ट प्लीज। अभी तक क्योंकि ऑब्वियस है, किसी भी कंपनी ने बड़ा बनना है, सबसे पहले वो अपने शहर से स्टार्ट करते हैं, फिर अपने स्टेट तक पहुंचते हैं, इसके बाद अपने देश तक पहुंचते हैं। और हर कंपनी एक स्टेट से शुरू होकर, इवन एक कॉर्नर से शुरू होकर एक स्टेट, एक शहर, और फिर पूरे देश तक पहुंचती है, और इसके बाद वो फिर अपने आप को ग्लोबली भी एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। तो हमने अपनी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको नीचे नजर आ रही हैं, जिसके अंदर वेलोसिटी है, जिसके अंदर होस्ट नेक्स्ट क्लाउड है, ड्राइव ऐप है, माई क्लाउड कैम है, वन प्ले जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ये हम इंडिया से बाहर भी अपनी सर्विसेज को लेके जा रहे हैं, और आपको पता है पवन सर ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते रहते हैं, तो वो सारी इन चीजों के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं ऑलमोस्ट उन सभी के साथ हमारा अपने किसी ना किसी वेंचर, किसी ना किसी सर्विस को लेके कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टैक्ट है, जैसे नेपाल है, हांगकांग है, बांग्लादेश है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है एंड यूएई है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद वेलोसिटी जो कि हमारा 5-6 महीने पहले लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, उसका करंट स्टेटस क्या है। अब 4-5 जो हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत ब्रीफ के अंदर बात करेंगे। वेलोसिटी जो कि हमारा होस्टिंग प्रोडक्ट है, उसका हमारा करंट स्टेटस क्या है, और साथ में जो स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है कि हमारा अगले साल का टारगेट क्या है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है उसको अपना करंट स्टेटस पता होना चाहिए, फिर वो अगले साल का प्लान करता है कि अगले साल का मेरा टारगेट क्या है, मैंने किस अपने वेंचर्स के रिगार्डिंग कितना ज्यादा प्रोग्रेस करना है। तो अभी तक कंपनी के पास मोर देन 500 डोमेन्स रजिस्टर्ड हैं वाया वेलोसिटी, 1000 से ज्यादा क्लाउड कस्टमर्स हैं, 30 से ज्यादा पीओपीज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया है, और 5+ पीओपीज आउटसाइड इंडिया है। मार्केट कैप हमारा वेलोसिटी का 30 सीआर का है, और अगले साल का जो हमारा प्रोजेक्शन है दैट इज अराउंड अबाउट 500। हमने जो हमारे डोमेन्स हैं वहां से हमने 2000 तक पहुंचना है, और इसके बाद 2500 क्लाउड कस्टमर्स तक पहुंचना है, 30 से 40 पीओपीज तक पहुंचना है, और 10+ पीओपीज हमने आउटसाइड इंडिया। हम साथ ही साथ इंडिया के अंदर भी पैन इंडिया भी फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ आउटसाइड इंडिया भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी सर्विसेज हैं इनकी रिक्वायरमेंट आउटसाइड इंडिया भी बहुत ज्यादा है। और मार्केट कैप का जो टारगेट है हमारा 70 सीआर का है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट आशीष जी। तो वेलोसिटी के अंदर जो हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएट पार्टनर्स हैं, जिन कंपनीज के साथ हम एसोसिएट हैं, वो क्वांटम है, वन प्ले है, गैलेक्सी है, एब्रेरी है, तो ये सारी की सारी बीएसएनएल, जिसके बारे में इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो वेल नोन कंपनीज है, जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद माई इंटरनेट। माई इंटरनेट जो हमारा डिजिटेक्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से चल रहा है, 300+ उसका करंट स्टेटस और प्रोजेक्शन क्या है वो दोनों आपको नजर आ रहे हैं। 300+ लास्ट माइल पार्टनर्स हैं अक्रॉस इंडिया, 94,000 से ज्यादा एक्टिव रिटेल सब्सक्राइबर है हमारे पास, और 100 से ज्यादा टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर हम अपनी सर्विस को पहुंचा चुके हैं। 3000 से ज्यादा विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर हम अपनी सर्विस को पहुंचा चुके हैं। 1000 से ज्यादा इंटरप्राइज सब्सक्राइबर है। मार्केट कैप हमारा 45 सीआर का है, और हमारा जो प्रोजेक्शन है 25-26 का, 300 से 400 लास्ट माइल पार्टनर्स तक पहुंचना है। 94,000 सब्सक्राइबर से हमने 125 1,25,000 एक्टिव सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, और 100 शहरों से 130 शहरों तक पहुंचना है, और 3000 विलेजेस से हमने 4000 विलेजेस तक पहुंचना है। ये दोनों चीजें आपको साइड बाय साइड नजर आ रही है, और मार्केट कैप 45 सीआर से हमारा टारगेट है। मार्केट कैप को हमने 70 सीआर तक लेके जाना है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं, वोडाफोन आइडिया जिसके बारे में आप जानते हैं, टाटा कम्युनिकेशन है, सिफी है, एयरटेल है, ये सारी वेल नोन कंपनीज है जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। ये माई इंटरनेट के साथ हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। आप एक बात का ध्यान देना, हम अपने सारे वेंचर्स के माध्यम से 2 जगह पे काम कर रहे हैं। हम B2B के अंदर भी काम कर रहे हैं, B2C के अंदर भी काम कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत सारी जगह पे डायरेक्ट भी कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, और बहुत सारी जगह पे हम B2B तक पहुंच रहे हैं, यानी कि आगे वो B2C के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब स्काई प्रो के बारे में आपने बहुत ज्यादा अच्छे से सुन रखा है। स्काई प्रो क्या है? IPTV है। IPTV क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ये एक नई टेक्नोलॉजी है। फाइबर के माध्यम से जो टीवी चलता है उसे हम IPTV बोलते हैं। पहले टीवी चलता था एंटीना से, उसको रिप्लेस किया गया, जो छोटी छतरी आई, बड़ी छतरी आई, उसको रिप्लेस किया गया टाटा स्काई के साथ, DTH के साथ, जो टाटा स्काई के बॉक्सेस आए उसके साथ रिप्लेस किया गया। अब टाटा स्काई के सेटअप बॉक्स भी रिप्लेस हो चुके हैं, किसके जरिए? कहीं ना कहीं IPTV के जरिए। तो IPTV सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके घर के अंदर ऑलरेडी किसी ना किसी इंटरनेट की, वाईफाई की, ब्रॉडबैंड की ऑलरेडी एक फाइबर आ रही है, तो आपको अपनी LCD के लिए अलग से एक नई फाइबर की नीड नहीं है। उसी फाइबर के माध्यम से, जिस फाइबर से आपका वाईफाई चल रहा है, उसी फाइबर के माध्यम से आप अपनी LCD के अंदर जितने भी चैनल्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। और हम इस टेक्नोलॉजी को IPTV बोलते हैं, और हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है स्काई प्रो के माध्यम से। अब करंट स्टेटस क्या है और प्रोजेक्शन क्या है? हम लार्जेस्ट IPTV, वी आर द लार्जेस्ट IPTV प्रोवाइडर इन इंडिया विद 1.8 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स। आफ्टर एयरटेल हम लोग सबसे ज्यादा बड़े IPTV प्रोवाइडर हैं इन इंडिया के अंदर, और आज हमारे पास 1,80,000 से ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। अब एक चीज को समझना, हमारा IPTV कोई
2 साल 3 साल पहले लॉन्च नहीं हुआ, जस्ट 4 से 5 महीने पहले हमने मार्केट के अंदर इसकी लॉन्चिंग करी है। विद इन 3 to 4 मंथ्स हमारे पास आज 1,80,000 से ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर है इसके अंदर। मोर देन 500 ISPs हम साइन कर चुके हैं B2B के अंदर, वो आगे B2C के अंदर सर्विस दे रहे हैं। और आज हमारे स्काई प्रो की पैन इंडिया प्रेजेंस है। JNK से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कहीं पे BSNL चल रहा है, क्योंकि अब सबको पता है कि BSNL के साथ हमारा टाई अप है, कनेक्ट के साथ हमारा टाई अप है, तो पैन इंडिया आज हमारी प्रेजेंस है थ्रू द BSNL। 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स हैं इसके अंदर। हमारा प्रोजेक्शन क्या है, लार्जेस्ट IPTV प्रोवाइडर इन इंडिया विद ओवर 1 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर। 2 लाख से हमने 10 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। 500 ISP से हमने 1000 ISP तक पहुंचना है। और अपनी प्रेजेंस, क्योंकि IPTV की डिमांड आउटसाइड इंडिया भी है, तो हमने नेपाल, श्रीलंका और साथ साथ इंडिया के अंदर तो हमने काम करना ही करना है। इसके बाद 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्लीज। स्काई प्रो के अंदर जो हमारे ऑलरेडी एसोसिएट पार्टनर्स हैं, BSNL, इसकी सारी न्यूज बहुत सारी, क्योंकि हम नहीं बोल रहे, BSNL भी बोलता है। BSNL ने अपने हर क्लाइंट को मैसेज भेजा है स्काई प्रो के बारे में, उसके बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। कनेक्ट ब्रॉडबैंड जो कि हमारा पड़ोसी है, अगर आपने कभी चंडीगढ़ का ऑफिस विजिट किया है, मोहाली ऑफिस विजिट किया है, तो आपको पता है साथ वाला ऑफिस कनेक्ट का है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपका पड़ोसी आप पे ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि पड़ोसी आपके बारे में सबसे ज्यादा जानता होता है, और अगर आपका पड़ोसी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, इट मींस आप सचमुच एक जेन्युइन पर्सन है। तो कनेक्ट ब्रॉडबैंड की वो सर्विस है जो पंजाब एंड हरियाणा के अंदर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इन्होंने भी हमारे साथ स्काई प्रो के लिए IPTV के लिए टाई अप करा है। इसके बाद विशनेट है, प्ले बॉक्स टीवी है, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे ISPs है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। माई क्लाउड कैम के बारे में आपने इसके बारे में भी सुन रखा है ऑलरेडी। माई क्लाउड कैम क्या है, सर्वेलेंस सर्विस है। अब ये क्या होता है कि ऑलरेडी आप सबको पता है, और इसके अंदर आप करंट स्टेटस में देखें, ओनली क्लाउड सर्वेलेंस सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, मतलब वी आर द ओनली वन जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आउटसाइड इंडिया भी 2 से 3 कंट्रीज के अंदर 2 से 3 कंपनीज है एज पर पवनप्रीत सर, जो कि सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी द ओनली वन जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप सबको पता है कि पहले लोग सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या हाई प्रोफाइल लोग ही अपने घर पे CCTV कैमरा लगाते थे, या अपने बिजनेस ऑफिस के अंदर CCTV कैमरा लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका ट्रेंड इतना बढ़ता जा रहा है कि आज गांव के अंदर भी लोग अपने घरों के अंदर CCTV कैमरा लगा रहे हैं। और आपको पता है CCTV कैमरा की जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, वो बैक एंड पे एक DVR होता है, एक डिवाइस होती है, उसके अंदर सारी की सारी रिकॉर्डिंग स्टोर होती है। बट उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि बाय चांस कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई फायर का एक्सीडेंट हो जाए, और कोई चोर आता है, वो पूरा सामान ले जाए, सामान के साथ DVR भी ले जाता है। जब बाय चांस कोई ऐसा वायरस आ जाए, आपकी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, तो DVR के अंदर जो डेटा पड़ा है वो पूरे का पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो चोरी हो सकता है। और ऐसे के अंदर क्लाउड कैम हमारी बहुत हेल्प करता है। क्लाउड कैम क्या है कि आप अपने उसी डेटा का जो कि एक DVR के अंदर पड़ा हुआ है, उसी डेटा का एक बैकअप आप बाया क्लाउड कैम हमारे सर्वर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी DVR के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, जहां आपकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आती है, वो चोरी होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा बैकअप को आपको हमारे क्लाउड सर्विसेज के जरिए हमारे सर्वर के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है। एंड 100+ सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं इसके अंदर, 2200 से ज्यादा रीसेलर हैं, और POC जो हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट है इन BSNL, वोडाफोन, टाटा प्ले है। और इसके बाद प्रोजेक्शन क्या है, इसके बाद इंटीग्रेशन विद 30+ टेलीकॉम कंपनीज, 500+ सिस्टम इंटीग्रेट करने हैं हमने, 200 से मोर देन 1000 रीसेलर्स तक पहुंचना है, और 30+ POPs अक्रॉस ग्लोब हमने लेके जाने हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस अपने, यानी कि वर्ल्ड वाइड हमने सर्विस को प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑलरेडी इसके अंदर भी हमारे साथ जो एसोसिएट कंपनीज हैं वो बड़ी नामवर कंपनीज हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया है, डाटा हब है, BSNL है, टाटा प्ले है। यू आर एबल टू सी ऑल द कंपनीज ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद ड्राइव ऐप जैसे हम ऑलरेडी क्लाउड स्टोरेज के अंदर काम कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग के अंदर आप आए थे, तो हमारे पास सबसे मेन चीज क्या थी कि हमारे पास क्लाउड हमारी सर्विसेज लाइव हैं। तो स्टार्टिंग में जब आए थे, हमें बताया गया था कि आपको एक ऐसे ऐप मिलेगी जिसके अंदर जैसे आप अपना iCloud पे डाटा स्टोर करते हैं, जैसे आप अपना Google क्लाउड पे डाटा स्टोर करते हैं, उसी तरीके से हमारी कंपनी की अबैकस की एक ऐप होगी जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर पाएंगे। पर वहां पे जो स्पेस आप बाय कर पाएंगे वो आपको iCloud से, Google क्लाउड से बहुत ज्यादा सस्ते में प्रोवाइड होगी। और जितने भी हमारे ऑलरेडी चैनल पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन सबके लिए 13 GB स्पेस, अगर आप सब तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंची है और आप सबने अपने फोन के अंदर से ड्राइव ऐप को डाउनलोड कर लिया है, तो आप देखा होगा आपने 13 GB स्पेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसको कंपनी आने वाले टाइम के अंदर 100 GB तक लेके जाएगी, जिसके अंदर आप अपना पूरे का पूरा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब इस ऐप के अंदर, इस एक ऐप के अंदर 5 फीचर्स हैं। सबसे पहले इसको आप एज ए क्लाउड स्टोरेज, यानी कि आप अपने फोन का डाटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको सर्वेलेंस सर्विस के लिए, जैसे जो ऑलरेडी आपके घर में क्लाउड कैम की जो मैंने बात करी, IP कैमरास लगे हुए हैं जो आपके घर पे DVR के अंदर
डाटा स्टोर हो रहा है उसका बैकअप भी आप इस ऐप के अंदर रख सकते हैं, एज ए पीसी भी यूज कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, और एज एन ईमेल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हमने जस्ट 2 से 2.5 महीने पहले इस ऐप को लॉन्च करा है और मोर देन 50,000 आज हमारे एक्टिव यूजर्स हैं। अब हमारा प्रोजेक्शन क्या है, इंटीग्रेशन विद 100% टेलीकॉम कंपनीज एंड आईएसपीज, और 50,000 से हमने 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स तक पहुंचना है। और ये भी हमारा प्रोडक्ट वो है जिसकी हम सर्विस वर्ल्ड वाइड इसको लेके जा सकते हैं, तो वर्ल्ड वाइड सर्विस की हमने अवेलेबिलिटी करनी है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसके बाद माई ईवी, स्टार्टिंग के अंदर जब भी आप बेबी ब्रॉडबैंड की प्रोफाइल को एक्सप्लेन करते होंगे तो माई ईवी का जिक्र जरूर करते होंगे। आपको पता है कि आने वाला टाइम ईवी का है, ईवी सेगमेंट भी डाटा सेंटर के सेगमेंट की तरह बहुत ग्रो करने वाला सेगमेंट है। तो बहुत सारी गाड़ियां आपको रोड पे ईवी नजर आने लग गई हैं और आने वाले टाइम के अंदर इनकी तादाद और इनका नंबर बढ़ता जाएगा। अब ईवी गाड़ियों के लिए आपको पता है चार्जिंग स्टेशन की नीड है, जैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के लिए पेट्रोल एंड डीजल पंप की नीड है, तो ईवी गाड़ियों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन की नीड है। और आज इंडिया लेवल पे 2 से 3 प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल से बड़े जो मैंने देखे हैं ईवी के अंदर काम कर रहे हैं। अडानी ईवी के अंदर काम कर रहा है, तो उसी तरीके से हम भी ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर काम कर रहे हैं। करंट स्टेटस क्या है, 30+ से ज्यादा हम एक्टिव ईवी चार्जर्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, अभी तक हमने नॉर्थ इंडिया में ज्यादा काम करा है। 30 से ज्यादा एक्टिव ईवी चार्जर्स हम लगा चुके हैं नॉर्थ इंडिया में। 5,000 से ज्यादा हमारे एक्टिव यूजर हैं और जो ऑर्डर बुक हमारे पास है वो 2,000 से ज्यादा ईवी चार्जर्स की है। अब हमारा प्रोजेक्शन क्या है फाइनेंशियल ईयर का, 30 से 500 एक्टिव ईवी चार्ज स्टेशन हमने अक्रॉस इंडिया लगाने हैं। इस नंबर को 30 से 500 तक लेके जाना है 2025-26 में, और 5,000 नंबर को 50,000 तक लेके जाना है, और पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस हमने दिखानी है जो कि अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद अश्के क्या है, हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर 400 से ज्यादा फ्री टू एयर चैनल एंजॉय कर सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, अमेजॉन प्राइम है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, पंजाब के अंदर चौपाल एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसी तरीके से अश्के हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स जो शुरू हुआ था और आज की आप उसकी वैल्यूएशन देखो तो $1 बिलियन की कंपनी बन गया है चंद सालों के अंदर, क्योंकि आज की डेट के अंदर हर इंसान एक ही काम कर रहा है, वो सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता है, डेटा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आपको आज की डेट में ज्यादातर पंजाबी कंटेंट देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे हम लोग बाकी का कंटेंट भी इसके अंदर डालेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद ये सारी वो कंपनीज हैं जो आपको नजर आ रहा है जिनका जिक्र आप तक पहुंच गया होगा कि होस्ट नेक्स्ट क्लाउड जो कि जर्मन की क्लाउड बेस्ड कंपनी है, ठीक है। उसके साथ हमारा टाई अप है स्टॉर्म वॉल जो कि सिक्योरिटी की कंपनी है, उसके साथ हमारा टाई अप है एक्रोनिस जो कि क्लाउड बैकअप की कंपनी है, उसके साथ हमारा टाई अप है। और एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, देखो एक तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा इन कंपनीज के साथ टाई अप है, मेरी साइट पे, मेरी कंपनी की साइट पे आपको इन सबके लोगो नजर आ रहे हैं। एक ये है कि अगर आप इन कंपनीज की साइट को खोलते हो आपको वहां पे भी हमारे लोगो नजर आ रहे हैं। आप वन प्ले जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम गेमिंग के लिए जुड़े हैं, आप वहां पे देखोगे आपको हमारा बीपी ब्रॉडबैंड वेलोसिटी नजर आएगा। मॉनिटर ऐप जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है जिसके साथ हाल ही के अंदर हमारा टाई अप हुआ है। तो इन सब कंपनीज को अगर आप ओपन करके देखोगे, इनकी वेबसाइट, कनेक्ट की वेबसाइट, बीएसएनएल की वेबसाइट, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारी प्रेजेंस आपको नजर आएगी और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इनकी प्रेजेंस आपको नजर आएगी। इट मींस हम लोग टाई अप में हैं एक दूसरे के साथ। नाउ मैं बात करूंगा क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म की जो कि जियो, जिसके बारे में काफी टाइम से बात हो रही है, और ये हमारा एक बहुत बड़ा टाई अप है और बहुत अच्छा टाई अप, और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है कि जियो जैसी कंपनी के साथ, यहाँ से आप जियो के लेवल पे तो आप सारे समझते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वीपी ब्रॉडबैंड के लेवल को भी समझ सकते हैं कि अगर वीपी ब्रॉडबैंड के साथ जियो ने एक टाई अप करा है तो इट मींस हो सकता है हम लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड ना हो, लेकिन जियो के पास एक बहुत अच्छी टेक्निकल टीम होगी। अगर उनको हमारे पास टेक्नोलॉजी नजर आई होगी, उनकी कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दे पाए हैं और देने में सक्षम रहे होंगे, तभी जियो जैसे कंपनी ने हमारे साथ टाई अप करा होगा, ठीक है। अब जियो के अंदर हम किस तरीके से टाई अप में आ रहे हैं, क्लाउड गेमिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ रहे हैं। अब क्लाउड गेमिंग क्या होता है, हो सकता है कुछ लोगों की इसकी इन्फॉर्मेशन हो, जिनको नहीं है। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जितना कि मुझे पता चला है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्लाउड गेमिंग क्या होता है, देखिए सर, 10 से 21-22 साल के यंगस्टर्स को, बच्चों को बहुत ज्यादा शौक होता है गेमिंग खेलने का, क्योंकि गेमिंग एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स है। मैं जब 10 से 21 साल के बीच में रहा हूं तो मैंने भी गेम्स खेलनी है, आपने भी खेलनी होंगी। जो भी आपके टाइम पे जो भी माध्यम अवेलेबल था, मेरे टाइम पे वीडियो गेम्स अवेलेबल होती तो मैंने बहुत ज्यादा खेली है, वो आपने भी खेली होंगी। लेकिन आज की डेट के अंदर 10 से 21 साल के लोग सिर्फ गेम नहीं खेल रहे, क्योंकि पहले गेम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था, लेकिन आज गेमिंग के साथ पैसा जोड़ दिया गया है तो गेमिंग एक बिजनेस बन गया है। आपने देखा होगा आईपीएल का उतना बजट नहीं होता जितना बजट ड्रीम 11 का है, और ड्रीम 11 क्या है, एक गेम है, तो गेम का बजट आईपीएल के बजट से बड़ा है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि गेम एक बिजनेस का सोर्स बन गया है। तो आज गेम एंटरटेनमेंट प्लस बिजनेस का सोर्स बन गया है, तो इसलिए सिर्फ 10 से 21 साल के लोग नहीं खेल रहे, 25-25 साल के, 30-30 साल के लोग भी खेलते हैं। मैंने 30-30, 35-35 साल के लोगों के मोबाइल के अंदर भी गेम्स देखी है जो फ्री टाइम के अंदर कैंडी क्रश जैसी गेम्स को बड़े आराम से खेलते रहते हैं, पबजी जैसी गेम्स को बड़े आराम से खेलते रहते हैं। तो अब ये जियो क्लाउड गेमिंग ये प्लेटफॉर्म क्या है, अब गेम्स खेलने के लिए कुछ लोग समझते होंगे ऑलरेडी, जिनके बच्चे 10, 12, 15, 20 साल के हैं, वो अपने माँ बाप से डिमांड करते हैं
हैवी गेम्स को खेलने के लिए दो तरह की गेम्स होती हैं। एक छोटी गेम्स होती हैं, वो आप नॉर्मल मोबाइल में खेल सकते हैं, बट एक होती हैं हैवी गेम्स, फैंटेसी गेम्स, लग्जरी गेम्स। उन गेम्स को खेलने के लिए बच्चे प्ले स्टेशन की डिमांड करते हैं। बहुत सारे लोग, माँ बाप अपने बच्चों को प्ले स्टेशन लेके देते हैं, और प्ले स्टेशन की कॉस्ट होती है 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक। फिर सिर्फ प्ले स्टेशन से काम नहीं चलता, फिर आपको उन प्ले स्टेशन के अंदर सीडीज भी चाहिए होती हैं गेम्स की, और सीडी आती है 5,000 की, 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की। और बच्चे एक सीडी से 1 महीने में बोर हो जाते हैं, नेक्स्ट मंथ उनको नई सीडी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस इसके अंदर जाता है पेरेंट्स का, जो कि अपने बच्चों को जो भी उनका ड्रीम होता है उनको पूरा करने के लिए पैसा लगाते हैं। अब एक क्लाउड गेमिंग क्या है? अब उनकी प्ले स्टेशन की नीड क्यों पड़ती है, या फिर वो पीसी की नीड क्यों पड़ती है जो ग्राफिक्स वाले होते हैं? आप कभी भी अगर लैपटॉप बाय करने गए हो किसी भी स्टोर के ऊपर, तो जब भी आप लैपटॉप की डिमांड करोगे मुझे लैपटॉप चाहिए, तो पूछेगा कौन सा चाहिए। तो फिर अगर आपको नहीं समझ आता होगा तो आपसे ये पूछेगा कि सर आपका पर्पस क्या है लैपटॉप को यूज करने का। तो आप बोलोगे कि सर मेरा पर्पस है, मैंने जस्ट डेटा एंट्री के लिए यूज करना है, जस्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, कोई सिंपल सी पीपीटी के लिए यूज करना है, तो आपको नॉर्मल लैपटॉप रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस होगा कि मेरे बच्चे ने गेम्स खेलनी है, तो वो बोलेगा सर फिर आप ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप लीजिए, क्योंकि हैवी गेम्स को खेलने के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड की नीड पड़ती है। और ग्राफिक्स कार्ड वाला जो लैपटॉप है वो नॉर्मल लैपटॉप से कहीं ना कहीं 30-40% कॉस्टली होता है, क्योंकि हैवी गेम्स आप उन्हीं के जरिए खेल सकते हैं। अभी हमारा प्लेटफॉर्म क्या है? इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, आपको अपने लैपटॉप पे, मोबाइल में ग्राफिक्स कार्ड की नीड नहीं रहती है, आपको प्ले स्टेशन की नीड नहीं रहती है, वो सारा खर्चा आपका बच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बैकएंड पे जीपीयू सर्वर यूज करते हैं, जो कि ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होते हैं। तो बैकएंड पे हम लोग ग्राफिक्स वाले सर्वर यूज कर देते हैं, फिर आप अपने नॉर्मल मोबाइल में, नॉर्मल लैपटॉप में वो हैवी गेम्स खेल सकते हैं जिनको खेलने के लिए ग्राफिक्स कार्ड की नीड होती है। और यही सोल्यूशन हमने जियो को दिया है। तो हमने वन प्ले के साथ मिलकर एक ऐप तैयार करी है, जिसके अंदर हमने कुछ फैंटेसी गेम्स तैयार करी हैं, और जियो हमारे इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने जा रहा है। बैकएंड पे सर्विस देने वाले हम होंगे, फ्रंट पे जियो होगा, और यहाँ से हमें आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसकी भी वीडियोस आप तक पहुंच चुकी होंगी कि जियो के डेटा सेंटर्स के अंदर हमारी कंपनी के लोगों ने सर्वर्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। हैदराबाद के डेटा सेंटर की वीडियो आप तक पहुंची होगी मेरे ख्याल से। अब इससे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की, कि जैसे हमारा ये जियो का प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो आने वाले टाइम के अंदर हमें ये कितना अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। नीचे आपको नजर आ रहा है, जियो के पास आज 48 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं जो आज की डेट में जियो को यूज करते हैं। 4 टेलीकॉम कंपनीज हैं, जिसमें सबसे पहले जियो, फिर एयरटेल, फिर वोडाफोन आइडिया, फिर बीएसएनएल आता है। बीएसएनएल के साथ हम ऑलरेडी टाई अप में हैं, जियो के साथ हम टाई अप में हैं। आप प्रैक्टिकली देखिए कि 4 टेलीकॉम कंपनीज में से 2 कंपनी, जो एक सबसे बड़ी कंपनी है और दूसरी जो पब्लिक लिमिटेड की एक और ओनली वन एंड ओनली कंपनी है, उन दोनों के साथ हम टाई अप में हैं। अब जियो के पास 48 करोड़ यूजर हैं, और जिस दिन हम इस सर्विस को लॉन्च करेंगे, रेस्ट जो डिटेल है इसके बारे में पवन प्रिय सर बताएंगे। जिस दिन हम लॉन्च करेंगे तो जियो का ये कहना है कि 48 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो इसका सब्सक्रिप्शन फीस रहेगा 350 से 400 रुपया अप्रोक्सीमेटली, राउंड अबाउट। और इसके लिए आपको प्ले स्टेशन पे 1 लाख रुपया नहीं लगाना पड़ेगा, वो 1 लाख रुपया बच गया, 400 रुपया महीने में वो काम चल जाएगा, जो 1-1.5 लाख रुपए के प्ले स्टेशन से काम चलता था। तो माँ बाप का ये पैसा बच जाएगा और बच्चों को वही गेम्स खेलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 400 रुपए में इसकी सब्सक्रिप्शन फीस लेके चले, एग्जैक्ट डिटेल हमें सीनियर्स बताएंगे, और अगर डे फर्स्ट 1 लाख लोग भी हमारे इस प्लेटफॉर्म को जियो के माध्यम से यूज करना शुरू कर देते हैं, और हमें पर कस्टमर 150 to 200 का प्रॉफिट भी होता है, तो जिस दिन ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा उसी दिन से अगले महीने से हमें मिनिमम 2 करोड़ पर मंथ जियो से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही यूजर का बेस है जो 1 लाख से 10 लाख तक पहुंचेगा आने वाले 3 से 6 महीनों में, क्योंकि इसकी मार्केटिंग जियो करेगा, और जियो मार्केटिंग के अंदर कितना खतरनाक है आप उस चीज को ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हो, पूरी मार्केट खा जाता है। तो जैसे ये 1 लाख से 10 लाख तक पहुंचेगा तो यही हमारा रेवेन्यू 2 करोड़ से 20 सीआर के आसपास चला जाएगा, और जिस दिन हमारा ये 50 लाख तक पहुंचेगा यही रेवेन्यू 100 सीआर के आसपास चला जाएगा। इसी तरीके से बीएसएनएल भी एक ऐसा गेम एक्स प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, मोबाइल क्लाउड गेमिंग वाला। बीएसएनएल के आज ऑल ओवर इंडिया 11 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। अगर उसके अंदर 5 लाख यूजर भी कन्वर्ट हो जाते हैं और एक से हमें 200 का रेवेन्यू भी जनरेट होता है टोटल कट कटा के, तो 10 सीआर के आसपास का हमारा मंथली रेवेन्यू सिर्फ बीएसएनएल से जनरेट होगा। सो यू आर एबल टू सी ये कंपनी के जो फ्यूचर प्लान है और अभी तक का जो प्रोग्रेस चार्ट है वो मैंने आपके सामने रखा, एंड हम देख सकते हैं कि कंपनी अगर 18 महीनों के अंदर इस लेवल की प्रोग्रेस कर सकती है तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर वो कंपनी अपने आप को किस लेवल पे लेके जा सकती है। आने वाले 2 साल में, 4 साल में कंपनी किस लेवल पे पहुंचेगी, उसका फ्यूचर का अंदाजा हमेशा कंपनी के पास से लगाया जाता है,
और कंपनी का पास्ट आपके सामने है, यहां से आप इसके फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट पे। हो सो कि इसके जरिए आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसके अंदर जो क्वेश्चन क्वेरीज होंगी आप अपने रिस्पेक्टेड जेडएम एंड आरएम के साथ बात करके उनको क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कंपनी के नेक्स्ट पार्ट पे। अब मैं कंपनी के नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं। अब कंपनी का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंपनी के साथ एज ए डीएसए मॉडल भी काम कर रहे होंगे, एज ए डीएसए मॉडल भी जुड़े होंगे। और आपको पता है लास्ट 2 महीनों के अंदर डीएसए मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस हमारे लिए जरूरी थे, उसका कारण कुछ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंप्लायंसेस रहे हैं कि कुछ कंप्लायंसेस की वजह से हमें वो चेंजेस करने पड़े हैं। आपको पता होगा 15 मार्च के आसपास नवजोत सर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें आप सबके रिस्पेक्टेड जेडएम एंड आरएम पहुंचे थे। उस मीटिंग के अंदर कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंसेस के कारण हमारी एक इनकम थी जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन सोर्स था हमारा इस बिजनेस के अंदर, डीएसए मॉडल के अंदर काम करने का, दैट वाज आरओआर, प्रीवियसली जिसे हम आरओआर का नाम देते थे। एक हमने टर्म उसको दी थी आरओआर, ठीक है। और 15 मार्च को सर ने ये बोला था कि उसको मैं 2 महीनों के लिए होल्ड कर रहा हूं क्योंकि कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंसेस की वजह से होल्ड कर रहा हूं। दिस वाज द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ नवजोत सर। पर उन्होंने ये भी बोला था साथ में कि 2 महीनों के अंदर हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आपको जरूर देंगे, बट रातों रात हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने सारे कंप्लायंसेस को मीट करना है। तो इसके अंदर हमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। और 15 मार्च को ये होल्ड किया गया था और 15 मई को 2 महीने बनते हैं, पर 2 महीनों से 2 दिन पहले 13 मई को उन्होंने हमें इसका सोल्यूशन निकाल के दे दिया था। 2 महीनों के लिए हमारे आरओआर को सस्पेंड किया गया था और हमें मार्केट में काम करने के लिए एक वन टाइम वर्किंग वाला मॉडल दिया गया था। बट वन टाइम वाले वर्किंग मॉडल की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं बनी। अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा रहती तो शायद वही मॉडल कंटिन्यू रहता, बट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा ना बनने के कारण और बैक एंड पे टीम काम कर रही थी, बैकएंड पे कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का जो भी सीएफओ है और कंपनी की जो भी एडवाइजरी टीम है वो सारी की सारी काम कर रही थी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाल के हमें आज से 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले यानी कि 13 मई के आसपास दे दिया था, जिसको लेके भी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच चुकी है। और कुछ क्वेश्चन एंड क्वेरी हो सकती हैं जो मैं साथ में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हम सब एज ए डीएसए के अंदर काम कर रहे हैं, तो डीएसए मॉडल को मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रेजेंट करना चाहूंगा। जो उसके अंदर अपडेशन हुई है उनके बारे में बड़े शॉर्ट के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा। नेक्स्ट प्लीज आशीष जी, कैन यू शेयर द पीडीएफ प्लीज। तो डीएसए मॉडल को लेके मैं थोड़ी सी आपके साथ बात करना चाहूंगा कि डीएसए मॉडल के अंदर कुछ अपडेशन हुई हैं। आशीष जी, इफ यू एबल टू हियर मी प्लीज। तो डीएसए मॉडल के अंदर लिटिल बिट चेंजेस आए हैं। उसके अंदर सबसे पहली स्लाइड मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि हम एक इस सिस्टम के माध्यम से एक एसएलवी मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं। कंपनी के एसएलवी मॉडल के ऊपर काम कर रही है, सेल्स एंड लीज बैक मॉडल जिसे हम कहते हैं, एंड उसके अंदर हम काम कर रहे हैं एसएलवी मॉडल के अंदर। और आपने पहले भी ये बहुत बार सुना है कि बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको करना चाहूंगा कि सम टाइम क्या होता है, सारा सिस्टम को बहुत डिटेल में समझने के बाद भी आप इसकी तुलना जो है मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलती है ना, आप उनके साथ मत करना, क्योंकि कंपनी डिस्क्लेमर के अंदर सबसे पहली बात यही बोलती है कि वी आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी डू नॉट आस्क फॉर एनी डिपॉजिट्स और लोन्स फ्रॉम द पब्लिक, वी डजंट होल्ड एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइसेंस। तो ना तो हमारे पास ऐसा कोई लाइसेंस है, इसलिए ना हम कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ना हम लोगों से कोई इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और ना हम कोई आरओआई का प्रॉमिस करते हैं। ऐसा हमारे सिस्टम में कुछ नहीं है। हम एक टेलीकॉम लाइन की कंपनी है, हमारे पास आईएसपी लाइसेंस है, आईपी लाइसेंस है, आईपीटीवी लाइसेंस है। हम एक टेलीकॉम लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक सिंपल मॉडल पे काम कर रहे हैं, एसएलवी मॉडल। और ये एक बड़ा जेन्युइन मॉडल है। इस मॉडल के ऊपर बड़ी बड़ी एयरलाइन भी काम करती हैं, इस मॉडल के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस काम करते हैं, इस मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेल एंड लीज बैक मॉडल। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे 2 चीजें आपको नजर आ रही हैं, फर्स्ट सेल नजर आ रहा है, दूसरा आपको लीज बैक नजर आ रहा है। अब सेल करना भी मेरे देश में कोई इलीगल काम नहीं है, और किसी चीज को किराए पे लेना और इसका किराया देना एक एग्रीमेंट के जरिए, इन दोनों में मेरे को कोई शायद एक ऐसा काम, खराब काम नजर नहीं आता है, इलीगल काम नजर नहीं आता है, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है जितने भी लोग एज ए डीएसए पार्टनर काम कर रहे हैं उनको एक मॉडल दिया गया है जिनके जरिए उनको कमीशन आता है, उनको इंसेंटिव आता है उनके काम के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर टाइप ऑफ डीएसए इंसेंटिव्स क्या है, 4 टाइप के टाइप ऑफ डीएसए इंसेंटिव हैं। सबसे पहले हम एक रेंट आता था, उसको छोड़ के 4 तरह की इनकम हमें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। उसमें क्या है, सबसे पहले 4 तरह के कमीशन हमें प्रोवाइड करे जाते हैं। सबसे पहले है जो आपको डायरेक्ट बोनस आता था, उसको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करी गई है, सेल्स इंसेंटिव आपको दिया जाता है। वो सेम है जैसे आपको पहले आता था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है।
सेकेंड, जो प्रीवियसली आपको एक बहुत अच्छी इनकम आती थी, बैक प्लीज, जो प्रीवियसली आपको एक बहुत अच्छी इनकम आती थी इन द फॉर्म ऑफ ROR प्रीवियसली, उसको सैलरी एंड कंसल्टेशन इंसेंटिव के अंदर कन्वर्ट किया गया है, जो कि सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है। थर्ड, एक टीम इन्फिनिटी इंसेंटिव, जो कि पहले भी आता था बट वो ZM रैंक से स्टार्ट होता था, उसको SM से स्टार्ट किया गया है, ये एक इनकम यहाँ पे आती है। और चौथा, रिवार्ड एंड इंसेंटिव, है ना, रिवॉर्ड इंसेंटिव, कि कोई भी बंदा कोई भी बेंचमार्क को अचीव करता है, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है, तो हर कंपनी, चाहे वो इंश्योरेंस की कंपनी है, चाहे वो नॉर्मल कॉर्पोरेट सिस्टम है, वो उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर प्रोवाइड करता है, अचीवमेंट, ठीक है, प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले हम सेल्स इंसेंटिव की बात करेंगे। नो चेंज इन दिस, सेम है। अगर आप डायरेक्ट रेफरल पे काम करते हैं तो आपको 5% आता है, और इसके बाद सेकंड टू 11th लेवल तक आपको ये 0.5% आता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, अगर आपने 11 के 11 लेवल की इनकम लेनी है तो उसका कुछ पोर्टफोलियो है, कुछ कंडीशंस है जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। 3 लेवल से आपके 3 ब्लॉक खुल जाते हैं, और इस पे जैसे आप सेकंड लेवल पे 9 ब्लॉक कंप्लीट करते हैं, 4 to 6 ब्लॉक आपके ओपन हो जाते हैं, उसी तरीके से आपके 27 करने के बाद 11 लेवल ओपन हो जाते हैं। यानी कि कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिल रहा, और फ्री में जो मिलता है, इजी मनी इज द डेंजरस थिंग। तो हर चीज के लिए आपको किसी ना किसी कंडीशन को क्वालिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट आशीष जी। इसके बाद सैलरी और कंसल्टेशन इन टर्मिनोलॉजी चेंज करी गई है। वो आपको जो पहले आता था फर्स्ट लेवल पे 20% आता था, इसके बाद सेकंड से लेकर 11th लेवल तक 3% आता था, उसको डायरेक्ट अभी फ्लैट 3% कर दिया गया है। पहले लेवल से भी आपको 3% आएगा, 2 से लेकर 11 लेवल तक भी आपको 3% आएगा। अगर आप चाहते हैं पहले लेवल पे जो 20% आता था वो 3 की बजाय %, तो आपको उसके लिए अपना मिनिमम SM लेवल कंप्लीट करना। लेवल अचीव करने के बाद वो आपका जो 3% था वो 20% में कन्वर्ट हो जाएगा, बट तब तक आपको 3% ही आएगा। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि जो प्रीवियसली प्लान चल रहा था तो उसके अंदर छोटे से 1-2 लूप होल्स थे, DSA मॉडल चल रहा था, उस लूप होल्स को कवर करने की कोशिश करी गई है। क्योंकि हमने ये जो दिया था 20%, ये अपने वर्कर के लिए दिया था, क्योंकि ग्राउंड पे जो काम करता है वो वर्कर है। वर्कर अपना जगह जगह पे जाके अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करता है, इसके बाद वो एक सेल क्लोज करता है। तो कैसे जो ग्राउंड पे काम करता है वो कहीं ना इंसेंटिव और कमीशन डिजर्व करता है, इसीलिए हमने वो वर्कर के लिए दिया था कि डायरेक्ट उसको 5% आए, और इसके बाद उसको जो है कि वो जो सैलरी कंसल्टेशन इंसेंटिव है वो 20% आए। बट कहीं ना कहीं वो हमारा जो एसेट ओनर था उसके पास जा रहा था, इसलिए हमने इसको SM लेवल से स्टार्ट करा, क्योंकि जो वर्कर है वो SM बनेगा ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट उस SM को पहुंचेगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आपका सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव 21,000 को क्रॉस कर जाता है, जैसे आपका जो प्रीवियसली ROR था वो 21,000 को क्रॉस कर जाता है, तो 21,000 के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। आप उसे एज ए सैलरी भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब हमने अमाउंट 21,000 क्यों रखी है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अगर किसी भी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसी को भी वेज देनी है तो एक अनस्किल्ड वर्कर को भी आप 21,000 नीचे की सैलरी नहीं का भी वो प्रीवियसली जो 1000 बन रहा है, 21,000 से ज्यादा बन रहा है, तो वो उसको एज ए सैलरी और एज ए कंसल्टेशन इंसेंटिव ले सकता है। बट अब जब आपने ऐसी भी चीज को लेना होता है तो बिना काम के तो किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती है। अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे, अगर आपका भी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है और आपके पास कोई लोग काम करते हैं तो आप उनको भी जो सैलरी देते होंगे उसके बदले में 9 से 5 उनसे कोई ना कोई काम जरूर करवाते होंगे। अगर वो 30 दिन में से 5 दिन छुट्टी मारते होंगे, आप उनकी सैलरी को कट ऑफ भी करते होंगे। तो यहाँ पे भी आपको वैसा टास्क तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आप 21,000 से ज्यादा का प्रीवियसली जो ROR था वो एज ए सैलरी और एज ए कंसल्टेशन इंसेंटिव लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन को फुलफिल करना है। और आप SM रैंक, आपके पास दोनों चीजें हैं, आपका मिनिमम जो रैंक है वो SM है, सेल्स मैनेजर है, और आपका जो सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव है वो 21,000 से ऊपर बन रहा है। तो उस 21,000 के सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव को लेने के लिए आपको एक महीने में, मैं इसको कंडीशन नहीं बोलूंगा, दिस इज नॉट ए कंडीशन, दिस इज ए टास्क। आपको एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना है। वो टास्क क्या है कि आपको अपनी पूरी टीम के साथ मिलके उस 21,000 की सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव को लेने के लिए एक महीने के अंदर मिनिमम एक ब्लॉक का बिजनेस लेके आना है। अब एक ब्लॉक का बिजनेस लेके आना है अगर आप SM है और आपका 21,000 से ज्यादा कंसल्टेशन इंसेंटिव बन रहा है। अब सेकंड क्या होता है कि आप SM है और आपकी टीम के अंदर कोई इंसान है और उसका भी सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव 21,000 से ज्यादा बन रहा है, तो उसने भी अपनी सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव को लेने के लिए 21,000 का बिजनेस आना है, तो देखिएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। बट उसका एक बस को छोड़कर है तो आप भी
एलिजिबल हो जाओगे उस महीने ना हो। जैसे आपका रैंक बढ़ जाता है, आप बन जाते हो बीएम, और फॉर एग्जाम्पल आपका कंसल्टेशन इंसेंटिव चला गया 35,000 पे, तो आपको अपनी पूरी टीम से मिलकर मिनिमम 4 ब्लॉक का बिजनेस लेके आना है उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। और अगर मान लो आपके पीएम है, अब इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला, आपके ऑनवर्ड एक बीएम है पर वो 21,000 से ज्यादा सेल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो कंसल्टेशन इंसेंटिव ले रहा है, कंडीशन को पूरा करने के लिए वो अपने ऑनवर्ड 4 ब्लॉक का बिजनेस करेगा, एक में वो एलिजिबल हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपनी बाकी टीम से एक ब्लॉक का बिजनेस लेके आना है मिनिमम। वो 4 का ले आया, आपने 1 का लेके आना है, तो आप भी क्वालिफाई हो गए, वो भी क्वालिफाई हो गया। अच्छा, इन केस वो 4 का ब्लॉक का बिजनेस नहीं लेके आता, वो सिर्फ 2 ब्लॉक का बिजनेस लेके आया, तो फिर आपने 4 ब्लॉक करने हैं, फिर आपको अपने साइड से 2 लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम जिसने क्वालिफाई करना है उसके ऑनवर्ड 4 ब्लॉक का बिजनेस तो मिनिमम होना चाहिए। अगर उसके बीएम ने कर दिया है, फिर आपको साइड से 1 ब्लॉक लेके आना है। इसके बाद मैं आता हूं जेडएम में। सेम केस विद जेडएम, उसका जो भी सैलरी बन रहा होगा, कंसल्टेशन इंसेंटिव बन रहा होगा, उसको लेने के लिए उसको 12 ब्लॉक का बिजनेस करना है, अपनी पूरी टीम से करना है, ये पर्सनल नहीं करना है। और अगर आपके ऑनवर्ड ऑलरेडी कोई जेडएम है और क्वालिफायर है, तो 12 ब्लॉक का बिजनेस वो कर देगा, आपको अपनी साइड ब्लॉक का बिजनेस लेके आना है। सेम इज द केस विद पूरी से 36 ब्लॉक का बिजनेस लेके आना है, उसका क्रेडिट लेने के लिए। सेम इज द केस विद एजीएम, उसने 108 ब्लॉक करने हैं। अगर उसके ऑनवर्ड कोई ऑलरेडी एजीएम है, तो वो अपने 108 ब्लॉक करेगा और एजीएम को अपनी साइड लाइन से 27 ब्लॉक लेके आने हैं, एंड सो ऑन। अब ये सैलरी आपको मिलेगी किस तरीके से? अच्छा, एक चीज और, मान लो आप बीएम हो और आपके ऑनवर्ड 3 लाइंस के अंदर बीएम है, और वो तीनों बीएम अपनी कंडीशन को पूरा कर लेते हैं, जो साइड पे लिखा हुआ है टिल्टेड लाइन के अंदर। आप बीएम, आपके ऑनवर्ड 3 बीएम, तीनों बीएम ने तीनों अलग अलग टीम्स के अंदर तीनों बीएम ने अपनी कंडीशन पूरी कर दी, तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गए। आप जेडएम, आपके ऑनवर्ड 3 जेडएम और तीनों जेडएम ने पूरा कर दिया, आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गए, एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब इसके बाद इसमें कुछ सैलरी स्लैब्स बनाई गई हैं, जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। आर सैलरी कंसल्टेशन स्लैब्स प्लस बोनस। अगर आपकी सैलरी 21,000 है, आपकी सैलरी 21,000 है, और आपके मान लो जो सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव है टोटल मिला के 26,000 बन रहा है, 27,000 बन रहा है, तो 21,000 एज ए सैलरी आएगा, 6,000 एज ए बोनस आएगा। जिस दिन आप 35,000 पे पहुंच गए, आपको इंक्रीमेंट के साथ नया अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 35,000 आपकी सैलरी थी। अगर आप 40,000 पे पहुंच गए, 35,000 एज ए सैलरी आएगा, और 5,000 आपको एज ए कंसल्टेशन एज ए बोनस आ जाएगा। तो इसी तरीके से 1,00,000 तक आपको ये मॉडल दिया गया है। अब सेकंड रहेगा, जिन लोगों का 21,000 से सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव कम बन रहा है, उनका क्या? उनके लिए मंथली बेसिस पे कोई कंडीशन नहीं है, चाहे उनका जो रैंक है वो एसएम है, चाहे बीएम है, चाहे जेडएम है, उनका कोई भी रैंक हो, उनके लिए मंथली बेसिस पे कोई कंडीशन नहीं है। जिनका सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव जो कि प्रीवियसली आरओआर था, वो 21,000 से पर मंथ कम बन रहा है, फिर उनको मिलेगा कैसे? उनको लेने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर आप बिल्कुल मॉडल के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, तो जैसे आपका 21,000 क्लब होके बन जाया करेगा, वो चाहे 2 महीनों में बन जाए, चाहे 3 महीनों में बन जाए, तो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। मान लो आपका 7,000 रुपया पर मंथ वो सैलरी कंसल्टेशन बन रहा है, जैसे 3 महीनों के अंदर 21,000 बन जाएगा, तो वो आपको एज ए कंसल्टेंसी इंसेंटिव आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और सेकंड क्या है, मान लो आपका वो सैलरी कंसल्टेशन इंसेंटिव बना है 5,000, और उसी महीने आपकी टीम के अंदर जो बिजनेस हुआ है, उसकी वजह से सबसे पहली इनकम जो कि प्रीवियसली डायरेक्ट बोनस थी, अभी सेल्स इंसेंटिव है, अगर वो भी बनी है 5,000, तो 5,000 जितना आपका सेल्स इंसेंटिव बनेगा, उतना आपका सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव रिलीज कर दिया जाएगा उसके। फॉर एग्जाम्पल मेरा जून 8% आएगा, वन टाइम जो सेल इंसेंटिव आएगा वो 5 से सीधा 8% हो गया है। अच्छा, अगर वही सेल आपके डायरेक्ट में नहीं आती, एक आईडी बीच में आ जाती, उसके नीचे से पहले आपको कितना आता था? 0.5। अब कोई सेल पड़ती है तो आपको 3.5% आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वन टाइम कमीशन था थ्रू द सेल इंसेंटिव, वो भी आपका काफी लेवल तक जंप कर गया।
वो कैन कार फंड एंड टाटा सफारी, ये सारे रिवॉर्ड्स आपको दिए जाएंगे जो कि एज इट एज है जैसे प्रीवियसली थे। और इसके बाद हमें एक रॉयल्टी आती थी, रॉयल्टी को खत्म करके उसको 2% उसका ये सेल इन्फिनिटी इंसेंटिव के अंदर डाला गया है, और 2% उसका जो था उसके जरिए थाईलैंड का जो बोनांजा कंटेस्ट हमें दिया गया है वो प्रोवाइड किया गया है। और वो कंटेस्ट के अंदर 2% अमाउंट चलती रहेगी, वो मंथ बेसिस पे नए नए कंटेस्ट आते रहेंगे, लोग उनको अचीव करते रहेंगे और हासिल करते रहेंगे, जस्ट बूस्ट अप करने के लिए लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा पूरे का पूरा जो डीएसए मॉडल था जिसके अंदर कुछ अपडेशंस थी, सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंसेस को मीट करने के लिए ये अपडेशंस की गई हैं। अदरवाइज अगर आप कंपनी की इंटेंशन के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी ने 18 महीने बिना किसी टास्क के, बिना किसी कंडीशन के, हर एक बंदे को, चाहे किसी ने वर्क कम करा चाहे किसी ने ज्यादा करा, कंपनी ने उनको उनका प्रॉपर जो बनता इंसेंटिव था उनके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करा है। बट कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंसेस थे, उनको मीट करने के लिए ये अपडेशंस बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो वो चैलेंज है वो हमें नहीं आएंगे जो आ सकते थे, छोटे से जो रेड फ्लैग नजर आ रहा था कहीं ना कहीं आज हमने उसको भी सही कर लिया है, करेक्ट कर लिया है। ये कुछ अपडेशंस हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है ये चीजें बदलती क्यों है, पहले कुछ और बोला था आज कुछ और कर दिया गया है। देखिए सर, वैसे तो आप मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले लोग हैं, लेकिन एक चीज को थोड़ा सा याद रखना, वक्त के साथ कुछ बदलाव जरूरी होते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, कुछ कंप्लायंसेस को मीट करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा रिक्वायर्ड रहते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1940-1950 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो कि 1950 के अंदर मेरे देश में एप्लीकेबल हुआ था, इंप्लीमेंट किया गया था। वो एक बहुत एजुकेटेड पर्सन थे जिन्होंने पता नहीं कितनी रिसर्च के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन को, एक संविधान को बनाया था। लेकिन मेरे को सच बताना क्या, पिछले 75 सालों के अंदर उस संविधान के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। उसके अंदर नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स करी गई हैं, नंबर ऑफ संशोधन करे गए हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा बहुत सारी जगह पे बहुत सारी अमेंडमेंट्स की नीड रहती है। डे वन ऐसी सिचुएशन नहीं होती और डे वन उस अमेंडमेंट की नीड नहीं होती, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती हैं, कुछ चांसेस ऐसे बनते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लेके आनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। और अगर आपने किसी भी सिस्टम के अंदर काम करा है, कोई भी सिस्टम एक जैसा नहीं रहता है दुनिया के अंदर। जियो की अगर हम बात करें, जब जियो ने स्टार्ट करा था तो उनका जो प्राइस था कुछ और था, लेकिन आज की डेट में बात करें जियो का प्राइस कुछ और है। हर प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ता है, तो ये कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जो अनिवार्य होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहता होता, बट कंप्लायंसेस को मीट करने के लिए एंड परिस्थितियों के साथ कोप अप करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस की हमेशा नीड रहती है। तो हम अपने माइंड को थोड़ा सा इस चीज को समझा के चलें कि चेंजेस आज नहीं, माइनर चेंजेस है। चेंज देखो, गलत चेंज वो होता है जो 360 चेंज होता है कि बिल्कुल बदल दी गई है चीज, लेकिन छोटी छोटी अमेंडमेंट्स की, टाइम टू टाइम छोटे छोटे चेंजेस की टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट रहती है। आप भी अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आप उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस करते होंगे। तो इसी तरीके से कोई भी ट्रेडिशनल बंदा अपना कोई बिजनेस रन कर रहा है तो उसको सिचुएशंस को मीट करने के लिए और चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। अब इसके बाद स्क्रीन के ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही है जो डीएसए प्रोग्राम वालों का हमेशा एक छोटा सा क्वेश्चन और कंफ्यूजन रहता था कि सर रेंट वाले लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट है, हम डीएसए प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे पास क्या है। तो आपको दिस काइंड का एक फॉर्मेट वाला एक फॉर्मेट है, उसका जो दिस काइंड एक एग्रीमेंट हम उससे कह सकते हैं जो हमें मिलेगा वो करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर की फॉर्म में, एक ऐसे फॉर्मेट की फॉर्म में हमें वो एक लेटर दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा, जो कि आज तक हमारे पास कोई पेपर नहीं था और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता था। देखिए कंपनी भी ऑब्वियस आपको पता है 18 महीने पहले हमने स्पीड पकड़ी है, तो बहुत सारे चैलेंजेस कंपनी के अंदर भी आएंगे और एक अच्छे परिवार मेंबर होने के नाते ये हमारी ड्यूटी और हमारा फर्ज बनता है। जैसे हमारे परिवार के अंदर कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो हम परिवार से भागते नहीं है, हम परिवार के साथ खड़े होते हैं। और किसी भी ट्रेडिशनल या कंपनी के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो सारे उसके एम्प्लॉय, सारे उसके साथ काम करने वाले लोग उस परिवार का हिस्सा होते हैं। तो वहां पे भी अगर आपको पता है प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, मैं बात नहीं कर रहा हूं किसी ऐसे सिस्टम के साथ खड़े होने की जो नॉन जेन्युइन होता है, बट व्हेन यू नो कि प्लेटफॉर्म एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, अगर उसके अंदर छोटा सा जो चैलेंज आता है तो मुझे लगता है कि चैलेंज के अंदर हमें एज ए पारिवारिक मेंबर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो कि हमारी, मैं ये किसी को सजेशन नहीं दे रहा, मैं किसी को ये एडवाइस नहीं दे रहा, मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा, बट मेरे को लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए। मैं भी उसी परिवार का मेंबर हूँ जिस परिवार का मेंबर आप हो सकता है मेरे से पहले बने हो, मैं 10 महीने पहले इस परिवार का मेंबर बना हूँ, वो भी चीजों को देखने के बाद कि एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड के अंदर कंपनी इस तरीके से काम कर रही है। एंड होप सो कि आपको बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। एंड इन्हीं कुछ चैलेंजेस की वजह से हमारे रेंट इशू भी थोड़ा सा आया, जिसकी वजह से आप सभी को थोड़ा सा सफर करना पड़ा। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए, बहुत सारे लोगों को इसीलिए शिकायत रही कि सर डेट पे डेट दी गई, डेट पे डेट दी गई। अब वो डेट किसी ने जानबूझकर नहीं दी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो लोगों को परेशान करना चाहता हो, एक जेन्युइन पर्सन
ना तो वो लोगों को परेशान करना चाहता होता है, ना वो लोगों की परेशानी की वजह से, क्योंकि अगर लोग परेशान होते तो एट द एंड वो भी परेशान हो रहे हैं, ना वो खुद परेशान होना चाहता होता है। अब उनके जो जितने भी उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनसे उनको पेमेंट्स आनी थी, वो पेमेंट थोड़ी डिले होगी, उन्होंने उनको 2-4 डेट दे दी, उसी तरीके से उन्होंने हमें 2-4 डेट दे दी। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डेट्स को जो हमें 2-4 डेट्स दी गई और उसके ऊपर हमारा कमिटमेंट लेवल थोड़ा सा वीक रहा, ये हो जाता है कई बार, कुछ चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट वाज द जो कि लिटिल बिट एक इशू आया है आई थिंक। और इसके बाद अच्छा, जो हमें अप्रैल करंट मई में आना था, मई का जून में आना था, वो आपको ऑलमोस्ट सभी लोगों को मेल या इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। वो कंपनी 20 से 30 जून के बीच में क्लियर करेगी, 30 जून तक क्लियर करेगी। अब उसकी वजह से हमारा जो थोड़ा बहुत है, बहुत सारे लोगों का ईएमआई बाउंस हुआ, चेक बाउंस हुए, मे बी बिकॉज ऑफ दैट उनको थोड़ी पेनल्टी पड़ी होगी। तो संधू सर ने वो सारा खमियाजा अपने ऊपर लिया है। उसके लिए जो हमें 120 महीनों का एग्रीमेंट मिला था, कंपनी उसको 122 महीनों का कर दिया है कंपनी ने उस एग्रीमेंट को। जानिए कि वो छोटा सा जो इश्यू हमें आया, हमें 2000 की पेनल्टी पड़ी होगी, 4000 की पेनल्टी पड़ी होगी, लेकिन कंपनी ने उसके लिए हमें 2 महीने एक्स्ट्रा देने का प्रॉमिस करा, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट रहा है और आई थिंक हमें भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक कोऑपरेट करना चाहिए, कोप अप करना चाहिए, ठीक है। सो इट वाज द होल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और लास्ट पे जो मैं 1 मिनट के अंदर एक पॉइंट डिस्कशन करना चाहूंगा, मेरा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, 1 से 2 मिनट के अंदर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। अभी एक तीसरी जो एक कंडीशन लगाई गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच गई होगी, कि जितने भी लोग हैं, देखो एक मैंने बात करी है कि जिनका सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव 21,000 से ज्यादा बन रहा है, उन्होंने मंथली बेसिस पे जो कंडीशंस को फुलफिल करना है, ये उनके लिए है जो एसएम है और जिनका 21,000 से ज्यादा सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव बन रहा है, जो मैंने डीएसए प्रोग्राम में डिस्कशन करी है। बट एक कंडीशन जो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, उसको बड़ा ध्यान से सुनना। अभी ये कंडीशन सबके लिए है, ये वन टाइम है और सबके लिए है, वो मंथली है, जिसका 21,000 से ज्यादा सैलरी कंसल्टेशन इंसेंटिव बन रहा है। बट ये जो कंडीशन है, ये सबके लिए कंपलसरी है कि जिसका भी डेजिग्नेशन जो रैंक है, चाहे वो एसएम है, चाहे एएसएम है, चाहे कोई रैंक नहीं है, चाहे आरएम है, यानी कि कोई भी रैंक आपका है और कितना भी आपका प्रीवियसली आरओआर बन रहा था, जो कि नाउ ए डेज सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव है, चाहे वो 500 था, 5,000 था, 50,000 था, अगर आप चाहते हो वो सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव आपको आने वाला जितना भी आपके साथ प्रॉमिस किया गया था, मान लो 120 महीने आपको वो सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव आना था, और मान लो अभी तक आपको वो सिर्फ उसमें से 10 महीने आया है, जब 20 महीने आया है, जब 15 महीने आया है, और आपका 105 महीनों का वो पेंडिंग है। अगर आप चाहते हैं वो 105 महीने आपको आए, तो उसके लिए सभी ने, इसमें कोई रैंक नहीं, अमाउंट नहीं, सभी ने 30 मई तक अपने आप को एक्टिव शो करने के लिए, क्योंकि कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर उन्हीं को देगी जो कंपनी के अंदर एक्टिव लोग हैं। अगर कंपनी मैसेज करके पूछेगी कौन कौन एक्टिव है, तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं एक्टिव नहीं हूं, सारे बोलेंगे मैं एक्टिव हूं। तो कंपनी के पास किसी भी लीडर की या किसी भी चैनल पार्टनर की एक्टिवनेस को चेक करने का एक ही माध्यम है, एक ही सोर्स है, कि वो हर बंदा जो अपने रेफरल से डायरेक्ट एक टीवी की सेल करेगा 30 मई तक, कंपनी उसको एक्टिव लोगों में कंसिडर करेगी और उन्हीं को जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिलेगा, और उन्हीं को अपना आने वाला सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव जो भी उनके 105 महीने रहते हैं, अगर 120 महीनों में 15 महीने आ गया है तो आएगा। होप सो के इसने सभी ने इस चीज को समझा होगा कि 30 मई तक आपका कोई भी रैंक है और आपको कितना भी प्रीवियसली आरओआर आ रहा था, 500, 1000, 200, 10,000, 20,000, अगर आप चाहते हो वो आने वाले 105, 10 जितने भी महीने आपके रह गए हैं आपको आए, तो वन टाइम आपको अपनी एक्टिवनेस को शो करने के लिए 30 मई तक अपनी आईडी से एक ब्लॉक का बिजनेस डायरेक्टली करना है, जहां फिर ऑलरेडी जो आपके डायरेक्ट में एक इंसान काम कर रहा है, अगर वो भी एक ब्लॉक से अपनी आईडी को टॉप अप कर लेता है, तो वो उसमें काउंट नहीं होगा जिसने टॉप अप करा, वो उसमें काउंट होगा जिसने उसको स्पॉन्सर कर रखा है, उसके स्पॉन्सर में काउंट होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने रिस्पेक्टेड जेडएम और आरएम के साथ बात करके इसको क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2,000 रुपया ऑलरेडी बन रहा था, एक कमीशन जो रेगुलर बेसिस पे आपको एवरी मंथ आ रहा था, और मान लो वो आपको 10 महीने आ चुका है, पर वो आपका बनता कितना था, 2,000 इंटू 12, 24,000 इंटू 10, 2,40,000, 2,40,000 में 10 महीने आपको आ चुका है 20,000, 2,20,000 आपका पेंडिंग है। अगर आप वो चाहते हो लेना, तो आपको अपनी एक्टिवनेस शो करनी पड़ेगी। एक्टिवनेस शो करने के लिए एक ब्लॉक का बिजनेस आपने 30 मई तक करना है। 30 मई तक का टाइम दिया गया है।
जून के अंदर कंपनी उन सारे लोगों को वेरीफाई करेगी कि किन किन लोगों ने अपनी एक्टिवनेस शो करी है, यानी कि किन किन लोगों ने एक ब्लॉक का बिजनेस करा है, कंपनी उनको एक्टिव लोगों में कंसिडर करेगी। जुलाई के अंदर उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और अगर मेरे को जुलाई के अंदर कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो कायदे से मैं सैलरी का हकदार बनता हूं अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में मुझे वो प्रीवियसली जो आरओआर था इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और कंसल्टेशन इंसेंटिव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, होप सो ये चीज सभी को क्लियर होगी। तो 30 मई तक आप अपनी इस कंडीशन को जरूर फिलफुल करें, जो भी आपका प्रीवियसली बनता था, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, कंपनी ने ये चीज कोई फंड इकट्ठा करने के लिए नहीं शुरू करी है। अगर कंपनी ने ऐसा करना होता तो एसएम को 5 ब्लॉक का टारगेट दे सकती थी, बीएम को 10 ब्लॉक का टारगेट दे सकती थी, आरएम को 24 ब्लॉक का टारगेट दे सकती थी। लेकिन कंपनी के पास जो सबसे मिनिमम अमाउंट है वो 1 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक से नीचे तो है ही नहीं कुछ। तो इसीलिए सबसे मिनिमम जो कंडीशन है सबके लिए वो एक ही कंडीशन है, एक ही टास्क दिया गया है, ताकि कंपनी वेरीफाई कर पाए कि कौन लोग कंपनी के साथ एक्टिव हैं, जो फर्दर उस कमीशन को लेने के हकदार हैं एज ए सैलरी और एज ए कंसल्टेशन इंसेंटिव। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड होप सो कि जो कंपनी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी उस इंफॉर्मेशन को आप तक पास ऑन करने में मैं सक्षम रहा हूंगा। होप सो कि आपको मेरी भाषा के जरिए और मेरी प्रेजेंटेशन के जरिए और मेरे कम्युनिकेशन वे के जरिए आप तक चीजें प्रॉपरली पहुंची होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो जिन्होंने आपको इन्वाइट करा है आपके सीनियर है उनके साथ आप क्लियर कर सकते हैं। तो राइट नाउ मेरी तरफ से एक छोटी सी सजेशन, तो एज ए पारिवारिक मेंबर हम सभी को इस टाइम पे इस सिस्टम के साथ खड़े होके एक अच्छे तरीके से वो करने की नीड है, क्योंकि हम सब ने, मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो मैंने इसके अंदर करियर देखा था। बहुत सारी मनी रोटेशन वाली जो स्टोरी पे काम करने वाली कंपनीज हैं, वो सैकड़ों कंपनीज रोज दरवाजे पे दस्तक देती थी, बट जिंदगी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चूज नहीं करना था। सिर्फ एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके अंदर मैं लॉन्ग टर्म अपना करियर और अपना फ्यूचर देख पाऊं। और काफी रिसर्च के बाद जब ग्राउंड पे चीजें नजर आई तब मैंने बीपी ब्रॉडबैंड को एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मान के चूज करा। और मैं आज भी 10 महीनों के बाद, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम में शुरू करते हैं और 10 महीने का वक्त बिताते हैं तो अंदर घुस जाते हैं तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 महीने सिस्टम में लगाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है, क्योंकि जितना मैंने कंपनी का एग्जीक्यूशन देखा है पिछले 18 महीनों के अंदर, और जितना मैंने कंपनी के जो एमडीज हैं और कंपनी की मैनेजमेंट है उनको ग्राउंड पे काम करते देखा है, उनको मेहनत करते देखा है। ठीक है, सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो कि आपको चीजें सब समझ आई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच। अगर मेरे से कुछ ऐसा बोला गया हो जहां पे आपका मेरे साथ विचार की चीजें मैच ना करी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो वेरी मच टू ओवर टू यू आशीष जी। इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच। ऑसम, थैंक यू वेरी मच मनदीप भाई। और आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, बट एक बात और भी श्योर है कि अभी भी क्वेश्चंस होंगे। तो वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज इस सेशन पे अगर लेना शुरू करेंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, थोड़ी छोटी मोटी फाइन ट्वीक चाहिए अगर आपको, तो जस्ट कनेक्ट विद योर सीनियर पार्टनर, ही और शी कैन आंसर दिस। एंड मनदीप जी के लिए हम लोग जोरदार वर्चुअल ताली लगा सकते हैं, बस बहुत शॉर्ट टाइम में उन्हें बहुत बड़े 2 टॉपिक्स को कवर किया। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा दैट कि कंपनी इज रनिंग अ बोनांजा, एंड दैट बोनांजा इज दैट अगर आप आपके डायरेक्ट फ्रंट लाइन पे आपके डायरेक्ट में 30 टेराबाइट का बिजनेस डालते हैं तो आपको, यस आई गेस स्क्रीन इज कमिंग अप, तो अगर आप आपके फ्रंट लाइन पे यू अचीव अ डायरेक्ट सेल ऑफ 30 टेराबाइट, 30 ब्लॉक्स, वो 10-10 के 3 हो सकते हैं, 5-5 के 6 हो सकते हैं, वो एक ही बार में 30 हो सकते हैं, बट ये आपके फ्रंट लाइन पे होने चाहिए, आपके खुद के ऊपर नहीं, खुद का टॉपअप नहीं, आपके फ्रंट लाइन पे। अगर आप ये करते हैं तो यू आर क्वालिफाइड फॉर 3 नाइट 4 डेज ट्रिप टू थाईलैंड। ये पहला क्राइटेरिया है। या आप के टीम में 3 डिफरेंट टीम्स में 3 लोग ये क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेते हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशंस में ये क्राइटेरिया अगर क्वालिफाई करते हैं, 30-30 वाले 3 लोग वो रेडी हो जाते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली उस ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर तिवारी जी। और दिस इज अबाउट, और ये जो 1 टेराबाइट है, दिस इज समथिंग, जो 1 टेराबाइट एक्टिवेशन है, जिसने भी अपना रेंट ऑन रेंट ROR जो अभी सैलरी या कंसल्टेशन इंसेंटिव के रूप में आएगा, चाहे वो 500 रुपये है, चाहे वो 5 लाख रुपए है, अगर आप इसको आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में 31 मार्च तक जो भी बना था लास्ट फिगर, अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये 1 TB उन लोगों के लिए कंपलसरी है। अगर आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। रेंट के लिए नो कंपल्शन एट ऑल, बट रेंट ऑन रेंट के लिए येस इट इज़ नीडेड। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर।
और नाउ वी आर बैक. ओके, सो वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस मीटिंग नाउ. तो अभी तक मनदीप ने बताया कि क्या चेंजेस हैं और हमें उसको किस तरीके से अपनाना है. एंड अभी हम चलते हैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आप में से बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि हमने संधू सर को तो बहुत बार सुना है, बट पवनप्रीत जी की फोटो ही देखी है या कभी ऑडियो शायद सुना होगा. बट हमें भी मौका मिला था लास्ट टू लास्ट मंथ उनसे पर्सनली इन पर्सन मीटिंग करने का. तो आज हम सबके पास फिर से एक मौका है दैट द ब्रेन बिहाइंड ऑल द टेक्नोलॉजी, राइट. जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम इतने प्रोजेक्ट्स हाउ इज ही एबल टू हैंडल दिस, बट फॉर श्योर सैल्यूट टू हिज डेडिकेशन कि उस इतने सारा प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर पा रहे हैं. तो बहुत मुश्किल से हमें आज उनका फिर से टाइम मिला है फॉर आवर एंटायर टीम कि हम जान पाएँ कि किस तरीके से कंपनी अपने आप को अगले 3 से 6 महीने में पोजीशन करने वाली है, कहाँ कहाँ हमारे काम चल रहा है, और सो दैट वी कैन कैरी द सेम विजन. हम लोग भी उसी नाव में सवार हों जिस नाव में पवनप्रीत जी हैं, ताकि हम लोग भी हम उनकी सपोर्ट में साथ खड़े रहें. तो पवन सर, आप हैं हमारे साथ कॉल पे? पवन जी, आप सुन पा रहे हैं? पवनप्रीत जी का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है. I can see him on the call, but audio is not connected. रिक्वेस्ट टू होस्ट प्लीज. पवन सर को आपको होस्ट बनाइए अगर नहीं है तो. नहीं, को होस्ट है पवन जी. हाँ, now is connected. पवन सर, am I audible? Yes, you are audible. Hi, Okay. good evening. You. नमस्कार सबको. I'm going to put you on spotlight सर, अगर आप पॉसिबल है तो, if you're not traveling or if it is convenient to you, तो आपका अगर कैमरा ऑन हो जाए तो लोग फोटो से आज रील देख पाएंगे. मैं एक्चुअली ट्रैवल ही कर रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, इस वजह थोड़ा नेटवर्क वीक है मेरे पास. इस वजह से मैं कैमरा ऑन करती तो वो सारा मतलब ऑडियो में इशू आ जाता है सर. Perfect sir. So this is all yours sir. आप please share your vision. हाँ जी. सो नमस्कार मेरी तरफ से सबको. कैसे हो? आई होप 700 पार्टिसिपेंट्स देखे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. एक वक्त के लिए 800 पहुंच गए थे सर. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो आई थिंक अभी मनदीप जी ने एंड आशुतोष जी ने वो सारा एक्सप्लेन कर ही दिया होगा. सो मतलब मैं थोड़ा बहुत ही सुन पाया वो. ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया सारा जो पिवटिंग जो हम बेसिकली मॉडल के अंदर हमने की है अभी, तो वो सारा कुछ आ गया था. सो मैं बस कुछ चंद समय लूँगा. तो आपको पता लग ही गया होगा, कल जियो ने गेमिंग लॉन्च कर दी है. बेसिक गेम्स लॉन्च हो चुकी हैं कल. तो आप अगर जियो की ऐप है आपके पास तो वहाँ पे गेमिंग का एक सेक्शन अलग से आ गया. कंबाइंड मोबाइल रिचार्ज के अंदर गेमिंग बंडल हो चुकी है. उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट अभी भेज भी देता हूँ चैट के अंदर. I think it is I have sent it. तो धीरे धीरे ये बेसिक गेम्स हैं, धीरे धीरे इसमें हाई एंड गेम्स भी ऐड ऑन होती जाएंगी जैसे जैसे हमारा इंफ्रा अप होता जाएगा. तो प्राइमरी मार्केट हाई एंड गेम्स की है, जहाँ पे हमने जो इनके ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं वहाँ पे हमने वो सर्विस लॉन्च करनी है. तो ये चीज़ है. बाकी आई थिंक सारी पीपीटी के अंदर आपको टेक्निकली सब कुछ मिल ही गया होगा. वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, हाउ वी आर कोपिंग अप विद द डिमांड या मार्केट के साथ हम कैसे चल रहे हैं. तो काफ़ी अच्छा है. आई थिंक कुछ 1-2 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी आशुतोष जी, मनदीप जी, तो मतलब मैंने वो सारा कुछ वही बताया था
तो मे बी अगर पार्टिसिपेंट सेम है तो हो सकता है जो वर्ड्स हैं वो सारे सेम ही हों, तो ये है। ये बिल्कुल डिफरेंट सर, वो लोग केवल 80 थे और इस समय हाँ एग्जैक्टली इस समय अप्रोक्सीमेटली 700 है, तो ये है। बाकी जो करंट ये है कि एवरीडे कुछ ना कुछ नया आता रहता है, ठीक है, कोई ना कोई नया एसोसिएशन के ऊपर हम काम करते रहते हैं। सो अभी जो प्राइमरीली जो हमारा ज़्यादा बैंडविड्थ है या ज़्यादा मैन पावर है वो जियो के ऊपर ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, आपको पता ही होगा, जियो एंड बीएसएनएल बोथ। तो बीएसएनएल के ऊपर तो टीवी ऑलरेडी चल रहा है, बाकी सर्विसेज की तैयारी चल रही है। एज सून एज द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर डन, तो हम अपनी जितना कंप्लीट वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, क्लाउड एक्स, गेम एक्स, तो वो सारे हम लॉन्च कर देंगे ऑफिशियली। तो ये चीज़ है। तो आशुतोष जी कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो आप आपकी तरफ से सामूहिक रूप से जो भी लोग हम सब ऑफिस बैठे थे तो कुछ क्वेश्चन आए थे, मैं सबके तरफ से कॉमनली पूछ लेता हूँ, मैक्सिमम लोगों को इस पे आंसर मिल जाएगा। इस समय कंपनी का जो कुल करंट वैल्यूएशन है वीपी ग्रुप का, वो आप कहाँ देखते हो इस समय करंट सिचुएशन में? देखो, अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन आई वाज इन डिस्कशंस, क्योंकि हम आईपीओ का भी प्लान कर रहे हैं, तो एज पर जो क्रेडिट रेटर्स होते हैं तो उनके हिसाब से जो वैल्यूएशन है समवेयर अराउंड 1400 टू 1500 करोड़ जो कंपनी की वैल्यूएशन है, जिसके तहत आईपीओ की प्रिपरेशन चल रही है। सो आईपीओ हमारा टारगेट है कि दिवाली के आसपास हम आईपीओ ले आएंगे। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग 2026 मार्च, so ये valuation we are looking at increasing this valuation by over 100% to more than 3000 crores। so ये हमारा अभी टारगेट चल रहा है, किस तरीके से हमने वैल्यूएशन बढ़ानी है या क्या, क्योंकि देखो लास्ट ईयर जो था वो एसोसिएशन ईयर था। मैं ये मानता हूँ कि हमने सारे टाइप्स आए, सारी कंपनीज ऑन बोर्ड आई, उन हर कंपनी के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन, अलग अलग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग सिस्टम बनता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है। तो राइट नाउ हम उस टाइम के ऊपर जब हमने फसल काटनी है, ठीक है, तो हमारी फसल लगी हुई है, हमने अभी काटना स्टार्ट कर देना है। तो जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी पहले से। जी बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। दूसरा एक क्वेश्चन है, इस समय अगर हम देखें तो जनरेशन पार्ट को लेकर के, चूंकि इस वक्त जो 700 लोग अगर रात को 9:30 बजे हमारे साथ है तो ये सारे वर्कर्स हैं। नो डाउटेडली इसमें शायद कोई इन्वेस्टर क्लास के होंगे, और जो इन्वेस्टर होंगे वो भी वर्कर होंगे मेरी तरह, अपना इन्वेस्टमेंट भी है, वर्किंग भी है। तो अप्रोक्सीमेट औसतन जो जनरेशन है वो इस समय कहाँ हम पहुंच चुके हैं, कितना का, अगर हम किसी का ईयरली बिलिंग है, किसी का हाफ ईयरली बिलिंग है, किसी का क्वार्टरली है, अगर उसको हम कैलकुलेट करें मंथली में तो डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या एक एवरेज इस समय हम मान सकते हैं? अगर एवरेज रन रेट की आप बात करते हो तो अप्रोक्सीमेटली हम 7.25 करोड़ रुपए महीने के रेवेन्यू के ऊपर अभी चल रहे हैं, अगर हम एवरेज ले लेते हैं। किसी महीने ये 15 भी होता है, किसी महीने 5 भी होता है, 4 भी होता है, डिपेंड करता है, बिकॉज ज्यादातर जो होते हैं वो क्वार्टरली, आपको पता ही है क्वार्टरली बिलिंग होती है। तो यूजुअली जिसकी क्वार्टरली बिलिंग होती है उसका केपेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके के अभी हम करंट इस रन रेट के ऊपर चल रहे हैं। तो मेरा टारगेट है, बिकॉज बीएसएनएल भी अभी कमर्शियलाइज हो चुका है, आपको पता लग ही गया होगा, बाय जुलाई जियो से भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जो ये रन रेट है, वी आर लुकिंग कि जुलाई एंड तक ये रन रेट हमारा 24 से 25 सीआर पर मंथ के आसपास पहुंच जाए, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये रन रेट हम 50 करोड़ प्लस पे लेके जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, बस यही सुनने के लिए यहाँ सारे लोग। This was the thing which people want to listen. इसको सुन
इसके ये तो पता क्या, देखो मैं उस दिन भी मैंने एक ही है चीज, ना, आपका कैलकुलेशन वैसे मुझे पता है और सारे लोग जानते हैं। बोलिए देखो सर, आपकी मतलब आवाज नहीं आ रही है। सिंपल मैं ये कह रहा था, मैं उस दिन भी मैंने एक ही चीज बोली थी कि मतलब जो कंपनी की वैल्यू है ना, वो उसका कस्टमर डिफाइन करता है और कोई डिफाइन नहीं करेगा। जब आप जी सर। सपोज किसी कस्टमर के पास या अपने किसी प्रोस्पेक्ट क्लाइंट के पास जा रहे हो और आपने कंपनी के बारे में बताया कि हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, और बाई चांस वो कस्टमर यूजर निकलता है, वो कह रहा है कि मैं तो जी इंटरनेट चला रहा हूँ, मैं ये चला रहा हूँ, मैं आपका क्लाउड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, रियल वैल्यूएशन तब आती है, तब आपको खुशी आएगी कि हाँ यार ये तो हमारा ही कस्टमर निकला। वहां पे जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। इसीलिए मैं सबको यही बात कहता हूँ कि अलोंग विद अबेकस हम सभी कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको भी साथ में सेल करना स्टार्ट करें, उसको भी हम प्रमोट करें, बिकॉज वहां से वैल्यूएशन बिल्डअप होगी आपकी जब आप घर घर पहुंच जाओगे। आज की डेट में जियो एयरटेल की इतनी वैल्यूएशन क्यों है? क्योंकि ये घर घर पहुंच गए। आपके सबके हाथ में जियो का फोन होगा, एयरटेल का फोन होगा या वोडाफोन होगा, ठीक है। जियो के साथ हम काम कर रहे हैं, बीएसएनएल के साथ काम कर रहे हैं, वोडाफोन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टाटा प्ले के साथ काम कर रहे हैं, एयरटेल छोड़ के सारे टेलीकॉम्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मैं वही चीज कहता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने हर कस्टमर के पास पहुंचना है। हमारे पास आज की डेट में इतना मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इतना सर्विस पोर्टफोलियो है और इतनी अच्छी टीम है कि हमारे पास वी हैव समथिंग फॉर एवरीवन। बिल्कुल, वेरी नाइस सर। तो इसका मतलब आपका एक सवाल मैंने लिखा था जिसका जवाब मुझे मिल गया, लेकिन मैं सबके बीच कह देता हूँ। इस समय जो कंपनी के पास जो रेंट देने का परिस्थिति है, जो टर्नओवर टोटल आया है, उसको हम लोग बाय द जुलाई एंड क्रॉस कर चुके होंगे। इस समय 15 करोड़ के आसपास का रेंट है और हम जुलाई में 25 करोड़ प्लस में जाने वाले हैं। तो दैट्स ग्रेट। और एक क्वेश्चन और था सर सभी की तरफ से, 31 मार्च 2026 तक ओवरऑल वैल्यूएशन हम, वैसे तो आप आंसर दे ही चुके हो, हाँ जी, इसको क्या देख रहे हैं? देखो 3000 का हमारा टारगेट है कि वैल्यूएशन 3000 पे लेके जानी है। 3000 की वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि 100% ग्रोथ। जितना हमने पिछले साल में किया है उतना ही हमने इस साल में काम करना है, जी सर। ठीक है, उससे ज्यादा, सॉरी, उससे डबल करना है, तभी अमाउंट जो ठीक है है सर, थैंक यू सो मच। डबल होगा। नेक्स्ट तो हमें क्वेश्चन दुगनी इससे करनी है। आपकी आवाज थोड़ी सी तो डिस्टर्ब हो रही है। क्या एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, ऑडिबल है सर आप। बिल्कुल बस ठीक है। थोड़ा सा आपकी साइड पे ही होगा। तिवारी जी की तरफ लैग है, हाँ जी। otherwise you're नहीं सर, डन डन, क्लियर सर, ओके क्लियर। ओके, ठीक है, डन डन डन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट कि इस समय हम 700 लोग करीब यहाँ पर मौजूद हैं, और अबेकस को लेकर के आपका क्या विजन है, और इन लोगों को जो वर्किंग पार्टनर्स हमारे हैं, डीएसए पार्टनर्स हमारे हैं, उनको आप क्या विजन देना चाहते हैं, क्या मिशन देना चाहते हैं, और उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखो मैं ये बात बोलूंगा कि 800 बंदे देख के ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है, बिकॉज पता क्या है, देखो हम सब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं जी सर। कि हमने लॉन्ग टर्म काम करना है, अपनी कंपनी समझ के आप काम कर रहे हो सारे, ठीक है। हमने पिछले 1 साल में खून पसीना एक किया है, 1 साल और करना है बस, जो प्राइमरी हमारा ग्रोथ है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि हम फसल हमने ऑलरेडी बीज दी है, ठीक है, हमने बस अभी उसको काटना है। तो मैं सबको यही बात बोलूंगा कि हम सभी एक परिवार हैं, ठीक है, सभी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, सबके सामने हमने डिस्कस किया, उसका हमने सबने क्यूमुलेटिवली उसका रेजोल्यूशन भी किया, ठीक है। आगे भी हम कोई अगर सपोज कुछ भी होता है, सुख दुख कंपनी के अंदर होता है, तो वो आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। तो मैं यही बात मेरे कंक्लूडिंग में यही होगा कि आप मन लगा के काम करें। अभी आई थिंक एक हमने वो थाईलैंड वाला भी एक ऑफर निकाला हुआ है, तो सर कह रहे थे कि हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 2 या 3 प्लेन फुल करके लेके जाने हैं चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ दिल्ली से। आवाज तो सच में, ये तो हमने सोचा नहीं था। सर ने तो तीन तीन देखो, एक प्लेन में कितने होते हैं? 180 होते हैं, 180 इंटू 3। बिल्कुल, जितने जो यहाँ पे प्रेजेंट लोग हैं सर, ये सारे जाएंगे। फोकस, क्योंकि ज्यादा ही सारे इससे focus ज्यादा करके तो बड़े बैठे, ठीक है, तो 3 फुल करके लेके जाएंगे। एग्जैक्टली सर।
ठीक है, तो बस यही विजन बहुत है, मन बढ़िया। लगा काम करें। ठीक है, कंपनी आपके साथ खड़ी है, आप कंपनी के साथ खड़े हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक इम्पोर्टेंट बात और जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, इस समय हमारे बहुत सारे लोग बहुत सारी टीमों के साथ अपने लोगों को लेके आए हैं, क्योंकि आपके प्रेजेंस में है, आपकी उपस्थिति इंपॉर्टेंट है। हाँ तो जी, सैली भैया है, जोगा संधू जी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी टीम के 200 250 लोग आज मौजूद है। दैट इज वाई 700 क्रॉस हुआ है। ये सभी के लिए क्लैपिंग और वैसे तो वर्चुअल बनता ही है। आपको पता रहे कि कितनी सारी टीमें एक्टिव हैं पूरे बिल्कुल हिंदुस्तान में, वैसे सब तक बात पहुंचाई है हमने। और आगे भी सर आपका समय मैं चाहता हूँ अगले एक हफ्ते में 1 से 2 बार और मिले, ताकि जो बाकी रह गए लोग हैं उन तक भी हम ये बात पहुंचा बिल्कुल सकें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आशीष जी, ओवर टू यू। So thank you very much. Thank you very much. It was a great session. Thank you. Am I audible, sir? Mandeep, सुन पा रहे हैं मुझे? जी आशीष जी। Alright, so thank you, Pavanpreet ji, for sparing out your time from your busy schedule. I am very sure हम लोग वो विजन ले पाए हैं जिस विजन पे पवनप्रीत जी और संधू सर काम कर रहे हैं, और जो चेंजेस हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट द नंबर्स। जो प्लान अगर आप देखेंगे, जो मनदीप ने बताया, जो इन्फिनिटी बोनस आपके पास ऐड हुआ है फ्रॉम सेल्स मैनेजर एंड अबव, आपकी इनकम पहले से 3 गुना हो गई है। अगर आप कैलकुलेटर उठाओ और मार्च में जो बिजनेस किया था अब उसको नए प्लान के साथ कैलकुलेट करोगे ना, यू विल सी कि इनकम पहले से 3 गुना हो गई है। एंड सो लेट्स नॉट रीच टू अ कंक्लूजन, पूरे अच्छे से कैलकुलेशन समझिए, प्लान में चेंज क्या है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। तो हम अगले 6 महीने का गोल प्लान लेके चलें, एंड अपनी ROR को कंटिन्यू करने के लिए अपना 1 TB का क्राइटेरिया ये फटाफट से पूरा करें। आशीष भैया, एक छोटी सी बात इसी में कहना चाहता हूँ। जितने भी 600 लोग करीब आसपास हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, अपना रेंट लेने के लिए किसी को भी 1 टेराबाइट का डायरेक्ट बिजनेस करना का कंपल्सन नहीं है। ये केवल एक्टिव मेंबर्स, जो लोग ROR पिछला ले रहे थे उस ROR को आगे बढ़ाना चाहते, केवल उनके लिए है। बार बार ये क्वेश्चन निकल करके आता है आशीष भैया कि ये रेंट लेने के लिए भी हमको 1 टेराबाइट करना पड़ेगा क्या, और आगे 21,000 से ज्यादा का रेंट लेने के लिए भी हर महीने करना पड़ेगा क्या। तो ये 2 बातों का स्पष्ट जवाब है। किराया आपका 1 लाख रुपए आता हो, चाहे 1,000 आता हो, चाहे 220 रुपए आता हो, सबसे कम तो वैसे 942 रुपए मंथली है। और 942 से लेके 1 करोड़ मंथली तक किराया लेने के लिए कोई भी टारगेट नहीं है, और ना ही इस बार भी कोई कंपल्सन है 30 मई से पहले आपको 1 ब्लॉक डायरेक्ट करना है। दैट्स परफेक्ट। सो मनदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जस्ट इतना बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, वैसे मैंने पहले बार बार बोला कि सब मैं देख पा रहा हूँ ऑन द स्क्रीन के बहुत ज्यादा लोग मेरे से ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल हैं, मैच्योर हैं, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जितना भी पवन सर को हमने सुना, क्योंकि छोटे से क्वेश्चन, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, और वहाँ के जो लोग हैं, मैं ये हमेशा जानना चाहूंगा कि उन लोगों का विजन कितना बड़ा है। क्योंकि अगर मेरा विजन बड़ा है बट जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनका विजन छोटा है, तो कहीं ना कहीं मैं वहां पे अपने विजन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। बट थ्रू द पवनप्रीत सर, एंड पवनप्रीत सर के सिर्फ मैं आज सुनने के बाद नहीं, मैंने सर को 2-3 बार पहले भी सुना है, सर को मिला भी हूँ, एंड आई हैव सीन वन थिंग कि वो इंसान डे एंड नाइट इस टीन एज के अंदर लोगों को मैंने इतनी मेहनत करते नहीं देखा। 30 साल के बाद लोग मेहनत करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट एक 25 से जो 20 से 30 साल का पीरियड होता है, इस एज के अंदर एक इंसान उस एंटरटेनमेंट को, एंजॉय को, उस लाइफ को छोड़ के, जिसके अंदर आज का यंगस्टर उलझा हुआ है, उसको छोड़ के अगर एक इंसान डे एंड नाइट, वो कभी ट्रैवलिंग में होते हैं, कभी कौन सी कंट्री, और सिर्फ टाई अप के अंदर बिजी हैं, और 24/7 ऑनेस्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब में से अगर एक सबसे ज्यादा मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन की मैं बात करूं तो पवनप्रीत सर हैं। उनको मैंने देखा है, डे एंड नाइट वो इंसान काम कर रहा है, और डे एंड नाइट वो इंसान इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि उनका भी विजन बहुत बड़ा है। कितनी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के साथ अगर कंपनी ने टाई अप करे हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने बिना किसी एक इंक्वायरी के तो टाई अप नहीं करे होंगे कंपनी के साथ। और BSNL जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप जियो के ऐप खोल के देखो, वहां पे गेम्स का पोर्टल आने लग गया है। तो इट मीन्स अगर कुछ लोग शंका में थे, कुछ लोग डाउट में थे कि कहीं कोई हवा में बात तो नहीं है, वो बात आज आपके फोन के अंदर आपको नजर आ रही है, बाय प्रूफ है ना। सो इसीलिए पवन सर ने कंपनी का वैल्यूएशन आप प्रैक्टिकली देखे, जिस कंपनी का हम पार्ट है उसका आज का वैल्यूएशन क्या है, और 1 साल के बाद वैल्यूएशन क्या होने वाला है। बट एक छोटा सा चैलेंज है, तो उसकी वजह से स्टक होने की नीड नहीं है, जस्ट वी नीड टू फोकस ऑन आवर वर्क, हमें अपने काम पे फोकस करने की नीड है। और सेकेंडली जो एक ब्लॉक का एक कंडीशन है, इसको फिलफिल करें। और थर्ड,
जो एक बोनांजा कंपनी ने फर्स्ट टाइम ये बोनांजा दिया है। पेस्टो संधू सर का ये होता था कि कहते हम एक ट्रेडिशनल कंपनी, हम एक जेन्युइन कंपनी, उनको लगता था ये ऐसे ऑफर्स वो कंपनी निकालती हैं जो आपको पता है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मनी रोटेशन पे काम कर रही होती हैं। बट हमने थोड़ी सी बात करी, हमने बोला सर नहीं, सिर्फ वो कंपनियां नहीं, जो कंपनियां ट्रेडिशनल कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, फार्मा की कंपनीज हैं, ठीक है, और कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को कुछ ऐसे टारगेट्स देते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ बोनांजास देते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने इस रिक्वेस्ट पे कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू डू दैट। तो इसीलिए सर ने वो ऑफर निकाला एंड आई रियली वांट, और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम के इतने कम बिजनेस पे हमें इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा वो एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो 30 टीवी इज नथिंग। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं ऑलरेडी कितना बिजनेस करा होगा, तो सारे ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग होंगे जो आज रात को जैसे बात करी आशुतोष सर ने, जो रात के 9:30 बजे तक हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो नो डाउट वो सारे सिंसियर और वर्किंग लोग हैं। तो आई रियली वांट के हमारे पास 10 दिन का टाइम है, तो हम लोग सब उस बोनांजा को टारगेट को हिट करके वहां पे मिले। मैंने अपनी टीम के साथ प्लानिंग करी है, आप अपने सीनियर्स के साथ और अपनी टीम के साथ मिलकर इसको प्लान करें कि मैक्सिमम किस तरीके से इस नंबर को मैक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो होप्स हो कि इट्स जस्ट ए सजेशन जो मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान करा, वरना तो मैं हर किसी के साथ शेयर करना चाहता था। इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आशीष जी, अब इसके बाद लास्ट पे अगर आपने कंक्लूड करना है तो प्लीज कंक्लूड द वी विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम शैली सर कि हम लोग एक क्विक मैसेज लें, कंक्लूडिंग मैसेज फॉर एवरीवन। शैली जी, आप अगर कॉल पे हैं तो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। थैंक यू सो मच सर। हाय सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो सेशन हुआ, और मैं थोड़ा सा जरूर कहना चाहूँगा, अभी भी जितने 200-500 डे बाय डे अभी ना लोग काफ़ी क्विट कर गए हैं। मेरा मैसेज है सर, प्लीज़ अभी रुकिए 2 मिनट। और करीब 200 लोग अभी चले गए हैं, 700-750 प्लस लोग थे। मेरा सभी दोस्तों को एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सब लोगों के साथ। मैं तब से हूँ इस सिस्टम में जब ये सिस्टम शुरुआत की थी, राइट। और तब का समय सिनेरियो और आज का सिनेरियो में क्या चेंज है, क्या डेवलपमेंट हुई है कंपनी में, क्या ग्रोथ हुई है कंपनी में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये शेयर करने का पर्पस एक है कि आज हमारे अंदर जो पैनिक सिस्टम क्रिएट हुआ है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, मुझे वो दिन याद है जब अबैकस ने एक विज़न लिया था कि हम इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी क्रिएट करेंगे जो वेब सोल्यूशन के ऊपर, जो वर्ल्ड वाइड, अगर आज हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड आज AWS कंपनी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, Amazon वेब सर्विसेज, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है वेब सॉल्यूशंस में, राइट। उनका आज अगर एज सिनेरियो देखा जाए कि आज दुनिया में अगर हम बिजनेस लेवल पे सोचें कि बिजनेस लेवल पे कौन से लोग आज ग्रोथ कर रहे हैं, कौन से लोग आज किस इंडस्ट्री के लोग आज नंबर 1 पे हैं, क्योंकि दुनिया में एक दौड़ बहुत जरूरी लगी हुई है सभी की, जो आपके भी अंदर है, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर है, वो है फाइनेंशियली दौड़। फाइनेंशियली हम बहुत डे बाय डे अच्छा स्ट्रांग होना चाहते हैं। हर फैमिली चाहती है कि फाइनेंशियली चैलेंज से वो बाहर निकले। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए, फाइनेंशियली चैलेंज को देखा जाए कि 15-20 साल बाद हर इंडस्ट्री चेंज होती है, और जिस इंडस्ट्री का दौर होता है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन होता है। तो आज जेफ बेजोस और एलॉन मस्क का नाम है।